ऐसा अच्छा नहीं है ना, कोई तेरे को घूरेगा, चिंता मत कर। तो क्या, हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था सेमी सर्कुलर रिंग से, उसका सेंटर ऑफ मास। अच्छा एक बार डिवीजन ऑफ दैट थिंग, सेमी सर्कुलर रिंग क्या था, 2r/5 फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से 2r/5, फिर सेमी सर्कुलर डिस्क, उसका 4r/3 सेंटर से ऊपर की तरफ 4r/3, फिर उसका अगला था क्या, hollow sphere r/2 फ्रॉम द सेंटर, है ना, अगर वो hollow sphere है तो r/2 फ्रॉम दिस, solid hemisphere 3r/8 और hollow cone अच्छा, अगर जैसे कैसा लोगों को ना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, hollow solid कहा जाता है कि h/3 है, एक h/4 है, तो solid इमेजिन करो नीचे ज्यादा हेवी मास, if it is a solid cone तो heavy mass ज्यादा नीचे है, तो center of mass center के ज्यादा close होगा, तो h/4 is for the solid cone and h/3 is for the hollow. Then सारी actually applicable है for hollow hemisphere and solid hemisphere also. कि अगर मैं तुमसे solid hemisphere बोल रहा हूँ तो कहने से ज्यादा मास यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये ज्यादा क्लोजर होगा, इसलिए ये 3r/8 है। 3r/8 is छोटा compared to r/2, right? है ना, फिर hollow cone हो गया, solid cone हो गया, बस ना, और कोई नहीं, triangular which is h/3 है ना, from the bottom और 2h/3 from the top, सही है कहानी? ओके, और लास्ट प्रॉब्लम हमने बात करी थी, अगर ये दिया है, तो पहला काम हमारा क्या था, डिफाइन द ओरिजिन। पहला रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन हम डिफाइन करते थे, उसके रिस्पेक्ट में सारे मास को हम कंसंट्रेट करके इसका सेंटर ऑफ मास की बात करते थे विद रिस्पेक्ट टू इसका मास। तीन टाइप की डेंसिटी डिफाइन करी थी, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक। अगर सॉलिड है तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी का काम होगा, तो इन दोनों का मासेस का कुछ रेशियो निकाला या एक दूसरे के टर्म्स में निकाला, फिर हमने बोला इसका कितना है, फिर हमने दोनों को पॉइंट मास फीड किया, एक्स एक्सिस के ऊपर सारी पॉजिटिव आए तो प्लस, नीचे वाला माइनस, ये वाली सारी कहानी कर लीजिए, राइट? पक्का? तो काइंड ऑफ रिवीजन के लिए प्रॉब्लम दे रहा हूँ, सिमिलर प्रॉब्लम, सो दैट पूरी चीजें रिवाइज हो जाएगी। सुना, तो फिर से सेम चीज है, एक सॉलिड कोन है और एक solid hemisphere. So write down a problem. This is a solid cone and solid hemisphere. ये प्रॉब्लम तो कर चुके हैं, तो वेरिएशन पड़ेगा, solid hemisphere. Write down a statement, a question. लिख लेना, solid hemisphere. Find out the diagram बनाओ जल्दी से। हाँ, यही थी। अगला प्रॉब्लम है, नया प्रॉब्लम है। Find out the center of mass. If the center of mass of this system, डायग्राम बना लो बस, केवल उसमें पूरी चीजें क्लियर है। Lies, if the center of mass of this lies at O. अच्छा, जो पीछे वाले का आंसर था वो आ रहा था -r/6, इसका मिला के जो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर आ रहा था, राइट? इससे r/6 से नीचे कॉमन सेंटर पे। अब नए प्रॉब्लम में क्या है, if the center of mass of the system lies at O, find out the, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो अजीब सी चीज हो गई। अगर हमने पिछला प्रॉब्लम करा है और सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है, ये क्या कुछ पॉसिबिलिटी है क्या कि नहीं? थिंक ऑफ दिस थिंग, CF0 नहीं, बट मैं बोलूं पहले स्टेटमेंट लिख लो, इफ द सेंटर ऑफ मास दिस सिस्टम इज लाइज एट O, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड कोन एंड सॉलिड हेमिस्फीयर। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दीस टू such that center of mass is lying at O. Is the सवाल क्लियर? Exactly common center of both. समझा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नहीं, अब नया प्रॉब्लम है बिल्कुल। एक सॉलिड कोन, हाँ एक मिनट, एक सॉलिड कोन के नीचे एक सॉलिड हेमिस्फीयर रखा है। डायग्राम ऐसे ही दिखेगा। हमें बोला गया इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है ऊपर, हमें रेशियो ऑफ डेंसिटी बताना है सच दैट ऐसा हो। अच्छा समझना, जब दोनों की डेंसिटी सेम थी ना, तब सेंटर ऑफ मास r/6 से नीचे था। अगर मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, मतलब क्या होगा? डेफिनेटली इसका मास बढ़ेगा। मास कैसे बढ़ सकता है? अच्छा, सारी चीजें पुरानी वाली है। दिस इज आर, ये वाली जो हाइट है ऑफ द कोन इज आर। तो क्या बताना है? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉरी कोन एंड सॉलिड हेमिस्फीयर सच दैट सेंटर ऑफ मास lies at O.
सवाल समझ में आ रहा है कि क्या है? पक्का है ना? कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि इसका मास ज्यादा हो रहा होगा, सच दैट जो सेंटर ऑफ मास सेम डेंसिटी पर ऊपर गया था, नीचे गया था, अभी उसको वापस ऊपर लाना है। डेफिनेटली इसकी डेंसिटी बढ़ रही होगी, तभी ऐसा काम हो रहा होगा। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द डेंसिटी। सारी पूरी पूरी जितनी भी चीजें करेंगे सब का रिवीजन हो जाएगा। ट्राई टू क्लियर दिस वन, वेरी वेरी गुड एंड एक्चुअली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑल्सो। कौन का क्या चाहिए? आर दी गई, वो पुराने वाला प्रॉब्लम है, सेम। थोड़ा सा साफ सुथरा बनाकर काफी अच्छा हो। ये पॉइंट है ओ, ये डिस्टेंस दी गई है आर और हाइट इज आल्सो आर। ऊपर वाले की डेंसिटी को हम रो 1 बोल रहे हैं, नीचे वाली की रो 2 बोल रहे हैं। छोटी सी हिंट है पुराना प्रॉब्लम। हिंट क्या थी कि पूरे चीज को एक मास से रिप्लेस करो, इसको एक मास से रिप्लेस करो, दोनों चीजों का मिलाकर सेंटर ऑफ मास मुझे यहाँ पर चाहिए। गिव इट अ ट्राई, बट no, हाँ, obviously कुछ भी नहीं गिवन है, केवल आर गिवन है और रेशियो है, तो वो डेफिनेटली हैज टू कम अ प्रॉपर नंबर। आर इज द हाइट ऑफ द वैल्यू नहीं जरूरत है, कैंसिल होगा। सॉल्व करो ना, जो नहीं गिवन है कैंसिल हो रहा होगा। इसको हमको दिया है आर, ये गिवन है, इसकी रेडियस भी आर है, किसकी? हाँ, ये गिवन है कि फाइनली कॉमन सेंटर ऑफ मास इज लाइक एट ओ। ओरिजिन बोलो नहीं बोलो, ओपन दिया हुआ है। टेक इट एज ओरिजिन फॉर द आर्ट रेफरेंस इज बेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ी सी हिंट है आगे, क्या करना? अभी ठीक हो गई ना? कब आया था तुम्हें? नहीं, और केवल थोड़ा सा सुना, बाकी चीज नहीं। एक मिनट फिर बता मत बीच में, बट अभी आंसर गलत है, मतलब कुछ गलत है, कुछ ऐसा ही आंसर है बट अभी सही नहीं। बिल्कुल पुराने वाले को रेफरेंस से लो, है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। इसके बाद नई चीज स्टार्ट करते हैं। ओनली डिफरेंस इन बोथ द प्रॉब्लम इज कि वहां पर डेंसिटी पूरे की यूनिफॉर्म थी, यहाँ पर नहीं है ना, इसीलिए दोनों का मास पहले हमने क्या किया था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पर अब डेंसिटी अलग अलग है, इसीलिए रेशियो पूछा गया। तो पीछे के बैठ गया, खाली से ऐसा क्यों? अरे दोस्ती करती हूँ ना, स्ट्रक्चर लेक्चर में तो कुछ उठाए भी नहीं थे, ऐसा भी था क्या? कुछ लोग दिन में बोलते हैं कि एक ही लेक्चर अटेंड करें। ये देख, अगर नहीं ये अच्छा, पहली बात तो 1:1 अगर होता ना तो ये पुराना प्रॉब्लम नहीं, 2:1। अच्छा 2:1 दिया है, तूने क्या बोला 1:2? अच्छा लॉजिकल ये देखो, 1:1 था। अरे भगवान नहीं, आंसर तो 3:1 है। ओह माय गॉड, चलो कैसे एक इम्पोर्टेंट। अच्छा, जिन लोगों का 1:2 या 1:3 आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, एक बेसिक लॉजिक ये समझो यार, हमने क्या बोला था पहली प्रॉब्लम में, जब 2 पॉइंट मास थे ना m1 m2, सेंटर ऑफ मास हेवियर मास के पास होता है ना, ले लो यार कुछ भी लिखिए, तो सेंटर ऑफ मास हेवियर मास के पास होता है। जब पूरे की यूनिफॉर्म डेंसिटी थी तो सेंटर ऑफ मास r/6 से नीचे था ना, अगर अब मुझे r/6 से ऊपर ले जाना है, समझना,
मैं सेंटर ऑफ मास बोल रहा हूँ कि भाई वापस यहाँ पर आए, तो भाई ऊपर वाली चीज तो ज्यादा है करना पड़ता, तो फिर लॉजिक समझा नहीं है, एक्सप्लेन करने का बता कुछ करेंगे अभी, कुछ करने वाला तो मैं जो बोलूं कि जो लोग आंसर ये 1/2 या 1/3 दे रहे हैं, या अगर एग्जाम में आया प्रॉब्लम नहीं, आंसर 3/1 है, 3/1 है, भाई मैं नहीं करना ना, जो काम अभी हुआ फिर से अब तो मेरे पास बढ़िया ऑप्शन है ना, आई कैन डू आल्सो द सेम थिंग, है ना, व्हाट इज दैट, सुना, तो मैं क्या बोलूं 1/2 जो लोग 1/2 सोच रहे हैं, सपोज ऑप्शन में अगर दिया होता ना एग्जाम में, या देखो अगर तुम ध्यान दोगे ना तो रेशियो वाले आई कंसीडर जो पुराने वाले जो प्रॉब्लम्स होते थे ना, जो या फिर एग्जाम में तुमने अगर ध्यान दिया, रेशियो वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं, अगर आंसर मेरा 3/1 है, बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी की एक ऑप्शन हो 1/3, तो ये लोग क्या ना जल्दी में यही देखते हैं कि रो 1 और रो 2 पूछा है, रो 2 और रो 1, तो ये ऑप्शन होगा। लॉजिक हमारा क्या बोलता है कि अगर मुझे रो 1 बाई रो 2 पूछा है, अगर डेंसिटी केवल बेसिक एलिमिनेशन का बहुत जरूरी चीज है ना, उससे क्या होता है बहुत ज्यादा चीजें एकदम से, अगर मेरा 4 ऑप्शन है, अगर ये पता लग गया 2 ऑप्शन नहीं हो सकते बाई सम लॉजिक, मेरे लिए यार वो 50-50 वैसे ही हो गया भाई, है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर राइट एकदम से बहुत बढ़ जाए। लॉजिक क्या है, सेंटर ऑफ मास अगर डेंसिटी सेम थी तो यहाँ था, अगर मैं बोल रहा हूँ भाई सेंटर ऑफ मास को मुझे ऊपर शिफ्ट करना है, तो ऊपर वाली चीज को हैवी करना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाली की डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होगा, तो गारंटीड जो मेरा आंसर है उसका ये तो फॉर श्योर 1 से बड़ा आना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है? नहीं, ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, धीमे से समझते हैं, 2 पॉइंट मास थे, एक M1 और एक M2, हमने क्या बोला, उसका सेंटर ऑफ मास हमने बोला था याद भी करना है, बट अगर ये हैवी मास है तो सेंटर ऑफ मास इसके पास लाई करेगा, ये बात क्लियर है, जितना ज्यादा हैवी उतना ज्यादा पास है, यहाँ तक आने क्लियर। जब हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट थे, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, ये तो पूरी चीज पे जो भी हम बात कर रहे थे कि r/2 3r/8 4r/3 इसे पूरी चीज को अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं किसी एक जगह पर करूंगा, ये तो पूरी चीज को नीचे को रिप्लेस करना है तो कहीं यहाँ करूंगा। जब पुराने वाले प्रॉब्लम में डेंसिटी सेम थी तो मेरा कॉमन सेंटर ऑफ मास आया था यहाँ पर, यहाँ से r/6 राइट। अब अगर हम ये चाहते हैं कि इन दोनों का सेम कहानी बट सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो कहना है किसी तरीके से ऊपर वाले मास को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट। अगर मैंने शेप सही सेम बनाया है, ये भी आज सेम रखा है, ये भी, तो वॉल्यूम सेम है, मास बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है? व्हाट इज द मास का फॉर्मूला? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी चीज का मैं वॉल्यूम फिक्स रख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो हैवी हो जाए, व्हाट इज द क्या तरीका बचा? इफ आई वांट टू इंक्रीज द मास कीपिंग द वॉल्यूम सेम, पक्का यहाँ तक समझ में आई? तो मतलब ऊपर वाले की डेंसिटी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये मास इसका ज्यादा बढ़ सकता है। हमें रो 1 अपॉन रो 2 पूछा है, तो हमारी डेंसिटी ऊपर वाले की अगर बढ़ गई, अगर न्यूमरेटर अगर बड़ा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, देन उनका रेशियो 100% 1 से बड़ा आएगा। अच्छा, न्यूमरेटर अगर कहीं पर भी कोई भी नंबर लो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, अच्छा वैसे हाँ 1.0 से बड़ा, ये बेसिक गणित नहीं है। अगर x अपॉन y है, इफ आई वांट दिस टू बी ग्रेटर देन 1, लीव मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट x शुड बी ग्रेटर देन y ना, वो बोल रहा हूँ अभी, ठीक है ओके। तो क्या बात करें क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो मेरा आंसर अगर ऑप्शन 2 ऑप्शन मुझे ऐसे दिए है जो 1 या 1 से छोटे हैं, क्या कहते हैं वो गारंटीड आंसर नहीं हो सकते। तो अगर तुम तुक्का मार भी रहे हो, तो एटलीस्ट योर आंसर शुड बी आइदर 2/1 3/1 4/1, कुछ भी हो सकता है, बट 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक आने के लिए पक्का? हाँ सर, ये लोग ऑप्शन 1/2 1/3 3 और 2 देंगे। अरे क्या देंगे ये तो नहीं, मतलब अगर आपने बोला ना 50-50 हो जाएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑप्शन नॉर्मली जब रेशियो पूछे जाते हैं ना, अगर आंसर 3/1 है तो एक ऑप्शन काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि 1/3 की दिया, वो रॉन्ग है ना, तो रॉन्ग है, तो लेकिन तू तो वही दे रहा है, क्या आंसर 3/1 देगा या 3/1 या 3? अपने आप को सुना, पहले अपने आप
बोला गया कि मैंने क्या बोल रहा हूँ अभी तो तीन और सपोज 1.2 ऐसा चार वही बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा अच्छा है, शब्दों का चयन अच्छा है। 3/1 रहेगा या 3 रहेगा, क्या रहेगा? ज्यादा कहानी सही है। अब हमें क्या होता है, हमें तो फॉर्मूला बताया गया है कि अगर 2 पॉइंट मास है उनका सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला पता है। तो पहली कहानी क्या, एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करो। हमें अगर यही बोल दिया कि सबसे अच्छा रेफरेंस पॉइंट मेरे लिए क्या, यही ओरिजिन है ना, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। तो कहना है तो मुझे प्रैक्टिकली केवल फॉर्मूला क्या लगाना है, YCM इज इक्वल टू, क्योंकि y एक्सिस पे ही लाई करेगा, m1 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैंने सेंटर ऑफ मास जहां पर लाई करना है, जो प्रॉब्लम में गिवन है, अगर मैंने उसको ही ओरिजिन ले लिया 0,0, तो कहना है कि मेरा काइंड ऑफ, मैंने बोल दिया YCM 0 है। अगर YCM 0 है, क्योंकि सबसे अच्छा नंबर हमें क्या लगता है 0। आदत तो लेकिन वही है ना, अच्छा लगता है, मैनिफेस्ट करते इसलिए वही आदत है। नहीं मैनिफेस्ट कॉपी इस तरह नहीं करूं, व्हाटएवर एटलीस्ट माइनस ही आ रहा है। ओके, ये 0 कहना है m1 + m2 0 आ गया। तो हमारे लिए क्या लिखेंगे, m1 y1 + m2 y2 0 है। क्या तक है? हमने क्या पढ़ा है इवेंचुअली कि अगर एक कोण है, इसको थोड़ा सा ना और बेटर बता रहा हूँ, क्योंकि तुम अगर इसके पूरे मार्क्स को रिप्लेस करना है कोण के, उसके मार्क्स को मैं m1 बोल रहा हूँ, तो मैं क्या रिप्लेस करूंगा, इसके मार्क्स को m1, और जो कि इससे कितना ऊपर होगा, इफ इट इज अ सॉलिड कोण, कैसा सेंटर ऑफ मास h/4। इसका काम कर रहा है r, तो मेरे लिए ये करेगा r/4। ये मेरा O पॉइंट है यहाँ पर, और इसको अगर रिप्लेस करना है, हाँ मतलब तो बेसिकली 3r/8, बट याद क्या रखना है, उल्टा काइंड ऑफ इमेज से रखा है, तो नीचे की तरफ, राइट, which is 3r/8, राइट। तो हमारे लिए अब क्या हो गया, ये 2 पॉइंट मास सिस्टम बन गया है, एक m1 एक m2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी गई है, एंड व्हाट आई एम सेइंग इज सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई कर रहा है। तो मेरा होल जॉब इज टू फाइंड आउट m इन टर्म्स ऑफ द नोन चीजें। मास क्या होता है, अभी अभी देखा, वॉल्यूम टू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ कोन अभी अभी बात करी 1/3 पाई r स्क्वायर। h का काम हमारे लिए वापस से r कर रहा है, इनटू डेंसिटी हमने इसकी बोली है ρ1। m2 का काम कौन कर रहा है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2/3 पाई r³ इनटू डेंसिटी ऑफ दिस। खत्म, सारी चीजें वैल्यू डालो, उत्तर आ जाएगा m1 1/3 पाई r³ इनटू ρ1 इनटू इसका मास है ऊपर की तरफ, कितना ऊपर, ऊपर है इसलिए प्लस लिखा है, प्लस m2 मतलब ये r/4 प्लस 2/3 पाई r³ डेंसिटी ये r है ना, r³ इनटू ρ2 माइनस या जो तुम्हें लगता है ना कि ये नहीं गिवन है, वो नहीं गिवन है, वो गारंटी कैंसिल होगा। देखो जैसे पाई r³ कैंसिल हो रहा है, पाई r³ इवन r, पाई r की पावर 4, पाई r की पावर 4 कैंसिल हो रहा है, इसको इधर पर लेकर जाओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। एक है वो दिया वही चेक कर रहा था, मन ध्यान दे रहा है, सबका कॉमन डायलॉग है, ये जब गलती करो ना दूसरे पे डाल दो। ये तो तुम जिंदगी में भी तो यही करते हो, अभी जो बवाल हुआ है गलती तुमने किसी और पे डाल दी। ओके, तो ये आ रहा है सॉल्व करके 3/1। हाँ क्या है सॉल्व करके नो, ये पूरा सेट किया यहाँ पे 12 है, देखना एक मिनट, ये धीरे से गायब, ये देखना धीरे से गायब, 2 से गायब, तो यहाँ 4 बचा, ये 4 से 4 गायब, एक 3 तो बच रहा है बस। अरे लिखो ना, अरे इतना क्या तुम बाहर है, मतलब बीमार है तो घर पे जाके खिचड़ी खा ना। हाँ बोल, नहीं है क्यों किया, हमने क्या बोला, जब हम किसी चीज का सेंटर ऑफ मास निकालते थे, रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना होता है, जिसको ओरिजिन बोलते हैं। हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट एक स्टेटमेंट में कहता है, रेफरेंस पॉइंट नेवर अल्टर्स द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। सेंटर ऑफ मास इज द लोकेशन
बैंड्रा कितना दूर है कहाँ से, तो वो कहाँ से वाली जो कहानी है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा रेफरेंस पॉइंट क्या है, जो उन्होंने बोला है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ लाइक कर रहा है, अगर मैं उसको ही ओरिजिन ले लूं, क्योंकि हमें जितने ज्यादा जीरो हो गए इक्वेशन है ना, हमारे लिए इसलिए कैलकुलेशन इजी हो गई, तो अगर मैं इसको ही ओरिजिन ले लूं, तो जो मेरा वाई सीएम है वो जीरो हो गया, दैट वे पूछ लेना। देखा जब कुछ अच्छी बात करेगा ऑलवेज इंटरेस्टेड, दिस इज नॉट पढ़ाई। एक तो बॉम्बे में सिक्का देना कितना दूर है ना, टाइम में बताते हैं, टाइम में नहीं होता ना, वो डिस्टेंस है ना। बड़े आगे जल्दी पूरा अपनी जगह चेंज कर, किसी बाबा को दिखाने में झाड़ फूक करने वाले बहुत बीमार होती है ना, बहुत बार होता है ना कि तो बीमार है, ऐसा लगता है ना, बहुत उसका चेक कर ले। ये देख दिमागी बीमारी का हालत खास अरे यार ऐसे ड्राई स्टेट क्यों चला मम्मी देखिए बोल देते मेरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहते हैं, ऐसा ऐसा अलाउड नहीं है देखो, बड़े आगे ऐसी आदत है, जो भी पेन से लिखना जब हमने कहानी स्टार्ट करी थी, इसको नोट करना मेरे पास जब हमने कहानी स्टार्ट करी कुछ अरे इसको बताया कि ये सीन हो ना, अभी हमने क्या बोला, वाई सीएम इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बैंड्रा कितना दूर है सवाल समझ आ गया ना, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, सवाल गलत है ना, बैंड्रा कितना दूर है तो गलत सवाल ना, सही करना चाहिए, क्यों रीजन क्या क्या इनकम्प्लीट नहीं क्या इनकम्प्लीट क्या लगा, इफ आई एक्चुअली आस्क यू कि कितना दूर है, मतलब व्हाट शुड बी योर आंसर, है टाइम पास सवाल बट लेकिन किसी के कांसेप्ट है उसमें सोचता है कि अगर मैं तुझसे पूछूं कितना दूर है ना, तो मतलब क्या इनकम्प्लीट क्या लग रहा है, या तो तू आंसर दे कुछ भी रैंडम है ना, बट या इनकम्प्लीट लग रहा है तो क्या इनकम्प्लीट लग रहा है, देखो सोच रहा हूँ लॉजिकली क्या क्या रहेगा, नहीं अच्छा मैं फिजिक्स पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं वेरीफाई आती सपोज हम लोग कहीं और पे, ठीक है कहीं और, अच्छा अभी कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा कि तुझे लग रहा है तू यहाँ पर है, सपोज दो लोग यूएस में बैठे हैं, अगर दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अगर किसी ने केवल इतना सवाल किया कोई अच्छा आवाज मत सुने, किसी अगर किसी और कंट्री में बैठे हैं, इफ समवन इज आस्किंग अदर पर्सन देन हाउ फार इज बैंड्रा, तो क्या वो जवाब दे पाएगा क्या, क्यों क्या नहीं पता है, वही नहीं पता है, नहीं पता है, बट लॉजिकली क्या है, मुझे नॉलेज नहीं है कि कितना दूर है, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, बट लॉजिकली स्टेटमेंट में प्रॉब्लम कर रहा है नहीं, अरे जनरल में बोल रहा हूँ नहीं, ओके कहाँ ये यार मुझे बताना पड़ेगा ना कि भाई तुम कहाँ से पूछ रहे हो, अभी तो ये डाउट हो सकता है कि जहाँ मैं बैठा हूँ मैं अपने रिस्पेक्ट में बताऊँ, तो वो कहाँ वाली चीज क्या होती है, अच्छा जब गूगल मैप हम स्टार्ट करते हो तेरा नंबर वही कर दूंगा मैं, आई आल्सो वांट टू, मेरे को भी फन आएगा करते पे काम, तेरा ही नंबर मेरे को टेबल निकालने में बहुत मजा आएगा, देखो मतलब ये ऐसे मन हो रहा है मेरा, तो जब हम गूगल मैप स्टार्ट करते हैं तो दो चीजें होती है कि गूगल हमारी करंट लोकेशन से बता देता है कि दिस इज हाउ मच फार, देयर इज अनदर ऑप्शन कि अगर मुझे चेक करना है कि कहां से कहां, तो मुझे फ्रॉम इनटू दोनों डालना पड़ता है, ये है ना यूज, तो वो फ्रॉम इनटू वाला चक्कर कि मुझे बताना पड़ेगा या तो मैं अपनी करंट लोकेशन से बताऊं या बताऊं यहां से, जब मैं वाई सीएम बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर,
व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मुझे बताना पड़ेगा ना कहाँ से, वो कहाँ वाली चीज होती है हमारे लिए ओरिजिन, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। कहाँ से, क्या मैं इसको रेफरेंस ले सकता हूँ, यस, इसको ले सकता हूँ, यस, इसको ले सकता हूँ, यस। मेरे लिए सबसे इजी क्या है, मैं उसी जगह को रेफरेंस पॉइंट ले लूं जहां से मुझे डिस्टेंसेस पता है। तो सबसे अच्छा कॉमन पॉइंट इन दिस प्रॉब्लम है दोनों का कॉमन सेंटर। तो अगर मैंने उसी को एक ओरिजिन लिया, तो मुझे ये प्रॉब्लम में बोला गया है माय सेंटर ऑफ मास इज लाइंग हियर, तो हमारे लिए कहना है उसका वाईसीएम 0 है, इसलिए हम उसको सही है भाई। पक्का राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग डालो पहले तो। अच्छा थोड़ा सा मैं रिवाइज करते हुए कहानी ज्यादा आसान होगी। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बिल्कुल अलग चीज है, मोमेंटम। यस, इस पर डिस्कस करने पहले बहुत धीरे से मोशन की बात करते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पहले समझते हैं कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है। जब हमने ये कहानी स्टार्ट करी थी, जब हमने कहानी अच्छा एक अपन लोग फैक्ट करते हैं, ठीक है। क्या है वो फैक्ट कि अगर समझ गया ना तो क्या है, समझ गया ना अपने आप कि अगर जरा सा भी ज्यादा हुआ तो अपने आप जो अभी थोड़ी क्लास पहले होती है बहुत छोटा है, ये बहाने मत, तो क्या तुम तो बैठ जाना, कोई दिक्कत बट आधा ही होगी ना, करके सभी को बैठाते होंगे देखो साफ होती है, बहुत साफ है। ओके प्लीज निकल जाना तुरंत, ठीक है ना। आसपास 4 लोग को डिस्टर्ब करते। सुनो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी तक ऑब्जेक्ट हमारे रुके हुए थे और हम उनका सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमारे पार्टिकल्स मूव करेंगे तो कहना है तो उनका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, क्यों, क्योंकि वो तो उनकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहली कहानी मोशन ऑफ सेंटर, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमारे पास आया था, फॉर्मूला आया था, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द क्लास वाज दिस M2R2 अपॉन, अच्छा मैं दो लिख रहा हूँ, ये इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, राइटिंग टू, क्योंकि मेजरली हमारे सिलेबस में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, है ना, वो 2 के लिए ही होते हैं, बट मैं लिख दे रहा हूँ, बट बार बार वो हालत में लिखूंगा नहीं, ठीक है। बहुत सारे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू समय, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कहना है कि यहाँ पर टर्म आएगा dr/dt, कहना है वही तो वेलोसिटी होती है। तो कहना है फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट का बिल्कुल ही सेम ही है, कहां से क्या, मास तो हमारा कांस्टेंट है हर जगह। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट, r1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है, तो वो v1 आ जाएगा। प्लीज ध्यान देना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मेजरली वी विल टॉक अबाउट ओनली वन डायमेंशन। मेजरली हमारे सिलेबस में जो प्रॉब्लम्स है वो एक्स डायरेक्शन के या केवल y के, बट फॉर्मूला इज अ वेक्टर फॉर्मूला, ठीक है, अपॉन, सही है, अब डॉट 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 डॉट, सही। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो, है ना। तो हमारे पास अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एसीएम पूछा गया है तो क्या करेंगे हम, m1, बहुत आसान है कहानी। एक बिल्कुल टाइम पास प्रॉब्लम होते हैं जहां पे पार्टिकल को मूव कराया जाता है और बोला जाता है बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, समझना। नहीं फॉर्मूला ही हमको तो याद है ना, ये फॉर्मूला याद है अगर, तो प्रैक्टिकली रिप्लेसमेंट ऑफ r विद v या फिर r विद a डिपेंडिंग अपॉन एक्सेलरेशन पूछा गया है या वेलोसिटी पूछी गई है, कहना है बहुत आसान है। पक्का एक प्रॉब्लम कर ले। अच्छा कंडीशन अभी तो नहीं है, अभी आने वाली है, यस। अभी हम उसकी कंडीशन पे बात करें तो पहले हम जनरलाइज केस पढ़े जहां पर कोई कंडीशन नहीं है, जहां पर अगर मुझे किसी जगह पे वेलोसिटी पूछी गई है या एक्सेलरेशन पूछा गया है, डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएट का फॉर्मूला याद हो जाता है वैसे तो, बट वो वाली चीज है। हाँ सही है, एक मिनट लॉन्ड्री करेंगे, लॉन्ड्री
हाँ यू कैन राइट इट दिस वे आल्सो, है ना। अगर किसी को आलस आ रहा हो जिंदगी में लिखने का तो यू कैन राइट इट सिग्मा MIPI या so on, है ना। बेटर बिल गेट्स को बोला था आई ऑलवेज हायर पीपल who are lazy, ऐसे ऐसे मेरे को एप्लीकेशन ऐसा होना सबसे पहले सर हमारे लिए नहीं वाली नहीं है क्या कॉलेज एक एक योगा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं, नॉट टू जज पीपल, है ना। ट्रू तो तेरा तो काम ही यही है ना, बेचारा बेचारा, लेकिन जज क्या करेगा, जिसका काम ही जज का है ना। ओके ठीक है। तो एक बहुत पुराना प्रॉब्लम, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम, देखो कि क्या है। सपोज सिंपल ऐड टू द मशीन, पहला प्रॉब्लम ऑफ न्यूटन लॉ में पुली का यही कराते हैं, राइट। नो बिल्कुल ही सिंपल है। अगर मैंने बोला सपोज ये 4 kg का ऑब्जेक्ट, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट, हमसे बोला गया फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की बात नहीं करें, पोजीशन हमने निकालना सीख लिया है। फाइंड, अगर हमने सिस्टम को रिलीज करा, ये समझ में आ रहा है, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। अगर हमसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास, हम पोजीशन नहीं पूछ रहे हैं अभी, हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे सिस्टम को रिलीज करा इसका और इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब जब ये मूव करेगा देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बट पुली सेंटर ऑफ मास ये सिस्टम का तो पुली है। हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा है एक्सेलरेशन का, क्या पढ़ा है। अच्छा m1 वो वेक्टर है, ठीक है। अच्छा जब भी वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी या तो हमें आईजे के गैप में बात होगी, अगर हमें बताया गया कि इधर वन डायमेंशनल है, चाहे वो एक्स में हो या वाई में हो, सारे राइट डायरेक्शन वाले पॉजिटिव, लेफ्ट वाले नेगेटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। ट्राई ओनली अप्लाई द फॉर्मूला, एक बार चेक करोगे कैसे। अच्छा जब तुम आंसर दोगे ना तो अच्छा तू अगले तुम मुझे आईजे के गैप में आंसर देना, है ना, क्योंकि मैं डायरेक्शन भी चाहता हूँ। एक बार लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, हो सकता है वर्बली तुम कर लो बट लेकिन एक बार लिख लो। बहुत छोटी गलती है। पेन चला आंसर बता। हाँ वो तो होगा, तुमने पढ़ा है ना। जी को 10 चलिए जी के टर्म्स में दे दो आंसर, चलेगा। सर बट एक्सेलरेशन तो दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग होगा। जैसे फिर जब हमने बोला है जब भी कुछ नहीं बोला जाएगा तो वेक्टर से कमी कराओ नहीं सर वो सर एक्सेलरेशन कोई नहीं था ना सिंपल मिलता अपना मैंने किया तो देख पर डायरेक्ट अच्छा सेंटर ऑफ मास अच्छा एक प्रॉब्लम बताओ, मुश्किल प्रॉब्लम एक तुम्हें करना है। ठीक है सुना ध्यान से, क्या है आंसर बोल दो। 80 वो मैथ में मत रहेगा पर वो इक्वेशन है। एक मिनट, अच्छा देखते हैं इक्वेशन। अच्छा एक चीज और अभी ना मैंने देखा है तुम लोग प्लीज डोंट राइट पूरी इक्वेशन, ये समझ में आ रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन जितना नीचे होगा कंस्ट्रेंट के हिसाब से उसका उतना ही ऊपर होगा। तो एक्सप्लेनेशन निकालने का केवल सेंटर ऑफ मास का अगर प्रॉब्लम नहीं होता
उससे पूछा जाता है कि बताओ एक्सेलरेशन क्या है दोनों का। तो यार एक तो होता है दोनों इक्वेशन एक तो एक्सेलरेशन देखो, दोनों की इक्वेशन देखो, उसको सॉल्व करो। दूसरा यार ये भी तो बताया गया यार तुम्हें, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, समझना ध्यान से। सर 40.9 नो अरे जी की वैल्यू मत डालो, मुझे ऐसे नहीं करना है। सुनो हाँ सुनो एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा जो आवाज है प्लीज चुप। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास का मतलब क्या है? इस पर 4G नीचे लग रहा है, T ऊपर लग रहा है, इस पर 2G नीचे लग रहा है, T ऊपर लग रहा है। अगर इसको ऐसे खोल दूंगा तो प्रैक्टिकली ये मुझे सिस्टम कैसा दिखेगा? ऐसा ना, T अंदर अंदर आ रहा है, G अंदर अंदर आ रहा है, T को इंटरनल फोर्स बन जाएगा। तो प्रैक्टिकली मैंने इसको अगर ऐसे बोला तो 4G इधर लग रहा है, 2G इधर लग रहा है, और T तो दोनों ऑपोजिट है ना, तो वो इंटरनल फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस पे 4G इधर लगा रहा हूँ, 2G इधर लगा रहा हूँ, कहने से नेट फोर्स मेरा आगे की तरफ है 2G, नेट फोर्स हमारा आगे की तरफ है कितना है 2G। तो नेट पुलिंग फोर्स का मतलब क्या है? उसको कौन पुल कर रहा है? इफेक्टिवली 2G अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। जल्दी अच्छा भैया आवाज आई क्या? मैं बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। नेट पुलिंग फोर्स का मतलब क्या है? 4G आगे 2G पीछे, तो पुलिंग फोर्स क्या है? 2G आगे अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्योंकि ये 2G किसको ले जा रहा है भाई? इसको भी ले जा रहा है और इसको भी ले जा रहा है, क्योंकि मैंने टेंशन को इंटरनल मान लिया है। तो अपॉन टोटल मास का मतलब क्या है? 6। मतलब प्रैक्टिकली ये चीज हमने न्यूटन लॉ में यहां तक पढ़ी है, राइट? हाँ G/3 इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस एंड उसका ऊपर की तरफ हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 a1 if you are writing this again if you are not putting up a vector। अच्छा मैं बोलूंगा इसको से कुछ बिल्कुल 10 बार बताने में कोई दिक्कत नहीं, बेटर बताऊंगा इससे पक्का, ठीक है? सुनो, ये जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तब हम क्या कर रहे हैं? ये फॉर्मूले के लिए प्लीज मेक श्योर ये वन डायमेंशनल के लिए, इफ यू आर नॉट पुटिंग अप अ वेक्टर, ये वन डायमेंशनल के लिए डायरेक्टली यूज करोगे, बट ऑल द थिंग्स व्हिच आर गोइंग अपवर्ड या जिनका एक्सप्रेशन ऊपर है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे है तो नेगेटिव। किसी भी एक मास को m1 मान लो, किसी को भी m2 मान लो। सपोज मैं इसको m1 मानता हूं, तो मास इसका कितना है? 2, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो मेरे लिए वो है प्लस m2, दूसरे का मास है 4, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, अल्फा माइनस है, क्योंकि ये केवल मुझे मैग्नीट्यूड दे रहा है, इट इज नॉट गिविंग मी द डायरेक्शन। वो माइनस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। याद है सही? ये मेरे पास क्या है? 2a minus 4a माइनस 1/3 और a का काम कर रहा है G/3, तो मेरा उत्तर आ रहा है -G/9। अगर हम लोग ना फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट नहीं एक मिनट, हाँ एक सेकंड, G की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वो एक मिनट बात की कहानी है। पहले ये वो क्या आ रही है? G/3 ना, हाँ तो फिर 2 into G/3 वो आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। नहीं आ रहा है। एक बार चेक करते हैं, पहले एक बार ये समझ लेते हैं मैंने क्या किया, फिर मैं चेक करता हूँ। मैं कर रहा हूँ कहानी क्या? जब मैं ये लिख रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग a1 a2 विद साइन, नहीं तो वो आंसर वैसे ही गलत आएगा। दूसरी चीज ये करा, a का वहां पे मैग्नीट्यूड आया था, तो a सॉरी दिस इज ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब इनका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा जहां पर भी, वो नीचे की तरफ जा रहा है G/3 से, G/9 से। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? मतलब कहीं पर भी होगा एक्सेलरेशन है ना। अच्छा सेंटर ऑफ मास जब हमने बोला ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था? तो वो भी हवा में ही था ना, वहां पर कोई मास नहीं है ना, समझना। जब हमने बोला सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? 2r/3। मास कहाँ पर है? पेरिफेरी में। सेंटर ऑफ मास इज द अज्यूम्ड पॉइंट जहां पर हम सारे मास को अज्यूम कर रहे हैं, है ना? क्यों अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि F = ma वाज वैलिड फॉर पॉइंट मास। हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए एक वो पॉइंट डिफाइन करना था जहां पर सारे मास को वी कैन अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। पक्का? श्योर? कहानी समझ में आई? हाँ अब बोल क्या किया है? नहीं आएगा तो है। हाँ सर मैंने G का वैल्यू पुट किया तो मेरे को 1.11 आया। हाँ तो वो आएगा ना, G/9 is 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेना, नहीं तो कई बार ना। हाँ बोल अभी कोई किसी को डाउट?
नो सॉल्व कर सकते हैं। अरे यही तो है जी की वैल्यू 10 डालनी है भाई। आया सब चीज अरे अच्छा अपनी गलती थोड़ी सी बताया ना। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा तो हमने क्या बोला था पोटेंशियली जब यार हमने क्या बोला था अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखते थे तो 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 into a लिखते थे। इसकी लिखते थे तो हम क्या लिखते थे t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a और फिर हम दोनों को ऐड करते थे तो 4g माइनस 2g होता था 2g और ये दोनों ऐड होके 6a इस चीज को डायरेक्टली लिखा है। ठीक है अभी समझे ना तो वो बस केवल एक स्टेप बचाने के लिए वो जल्दी है। बढ़े आगे अब एक टाइप के प्रॉब्लम कौन से जहाँ पे केवल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है वो समझ में आ रहा है। अगर मुश्किल करना होगा तो मैं क्या करूंगा समझना है। केवल अगर मुझे चेक ही करना है नॉलेज चेक करनी है तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है क्योंकि केवल मैथ्स है। ये है सपोज ये 37 डिग्री ये 53 डिग्री नहीं सॉल्व करना है करेगा नहीं बट सुन रहे मुझे बस केवल बताओ कि क्या होगा कैसे ये ठीक है। अभी सिस्टम कैसे मूव करेगा एक डायरेक्शन में मूव करेगा इधर या उधर व्हाटएवर। अब हमें अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है अब इसमें तकलीफ क्या है कि भाई ये इस वाले प्रॉब्लम में इसमें एक मेजर अंतर है इसमें नीचे जा रहा था और ये ऊपर जा रहा था मतलब दोनों वाई डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो वेक्टर वाले का चक्कर ही नहीं था। इसमें क्या हो गया अगर सपोज ये 4 दिया है ना ये 53 है एक्चुअली ये इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा। पहला सवाल है क्या हमें एक्सेलरेशन अगर मैं तुमसे पूछता न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम होता इफ आई वुड हैव आस्क्ड कि इसका एक्सेलरेशन बताओ तो कैसे निकालते थे। सर अभी भी कंपोनेंट इसमें हम क्या करते थे mg sin थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू ma t माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma और उसको हम ऐड करते थे तो a का कुछ उत्तर आता था पक्का। लेट्स से अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज अज्यूम वो सॉल्व करके अगर मैं रैंडम नंबर दिया है लेट्स से वो सॉल्व करके कोई एक वैल्यू आई कुछ भी ठीक है ये न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम हो गया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा अब क्या करेंगे। ओके तो एक तरीका क्या है जो किया ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है तो अभी तकलीफ क्या है कि या तो हम इसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट ले इधर और एक इधर इसका एक कंपोनेंट ले इधर और उसको सॉल्व करिए दोनों फॉर्मूले को एक्सिस को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो भाई मैं बता रहा हूँ कमिंग टू दैट एक तरीका ये है कंपोनेंट लो क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज है। एक अच्छी चीज इस प्रॉब्लम में क्या है ये 37 ये 53 एंगल कितना ध्यान से देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कि जो ये एक्सेलरेशन है इधर है और ये इधर है तो एक एक्सेलरेशन इधर है और दूसरा एक्सेलरेशन ऐसे है कहे तो बीच के अंदर 90 है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बोलता है f1 a1 वेक्टर m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 ये था फॉर्मूला। अगर हम किसी चीज को स्केलर से किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहना है तो उसका डायरेक्शन चेंज तो नहीं होता है। किसी वेक्टर को स्केलर से डायरेक्शन फिर से चेंज नहीं तो कहना है कि a1 a2 के बीच में अगर एंगल मेरा 90 डिग्री है तो m1 a1 और m2 a2 के बीच में भी 90 ही होगा। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है ना तो कहने से ये हमारा डायरेक्टली यहाँ पे 90 डिग्री वाली कहानी भी कर सकते हैं। ये सब चीज नंबर का चक्कर है जस्ट इन केस अगर नहीं किया होता व्हाट यू सी कंपोनेंट लो है ना x को अलग निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ x डायरेक्शन y डायरेक्शन को अलग निकालेंगे और फिर हम वेक्टोरियली i j के गैप में आंसर करेंगे। इतना सब मुश्किल नहीं पूछेंगे बट आइडिया समझना कि हाउ वी आर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम मेजरली आते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन स्पेसिफिकली चैप्टर इज अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन है ना बट पूछ लेंगे तो केवल फॉर्मूला है जैसे नथिंग बट वेक्टर वाले प्रॉब्लम या न्यूटन्स लॉ वाले प्रॉब्लम। ये समझ में आ रहा है पक्का बढ़े थोड़ा सा आगे शॉर्ट एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हाँ क्या बोला यहाँ पर ये दिख रहा है दोनों अच्छा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन दो क्वांटिटीज का वेक्टर एडिशन है। वो कौन सी क्वांटिटी m1 a1 प्लस m2 दो वेक्टर को हम स्केलर की तरीके से ऐड नहीं कर सकते ना सबट्रैक्ट कर सकते। पुराने वाले प्रॉब्लम में किया था सबट्रैक्ट रीजन क्योंकि एक माइनस y क्योंकि दोनों y एक्सिस में यहाँ पर वो कार्यक्रम नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा वेक्टर एडिशन। दो चीजों का वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं हाँ अगर एक कोई रैंडम वेक्टर है a वेक्टर इधर और b वेक्टर इधर थीटा एंगल पे
ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड पूछा है तो यहाँ पर सीधे सीधे हम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रखते हैं। यहाँ पर क्योंकि वो 90 था इसलिए मैंने बोला कि वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। और आपको स्ट्रेट करने वाला टिल्ट करने वाला कुछ नहीं। तो तुम इसको अगर एक्स एक्सिस मानो तो टिल्ट केवल फायदा तब होता है जब एंगल 90 है, क्योंकि x और y टिल्ट क्या होता है बेसिकली तुमने x इसको बोला है y इसको बोला है। अगर तुम टिल्ट करोगे अगर x को तो y लेकिन अभी भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसके कंपोनेंट से तो फिर उसको आई और जे का आपने लिख सकते हैं वही तो करना है वही करना है आइडियली वही करना है अगर एंगल 90 नहीं दिखता तो। ठीक है बढ़िया आगे पक्का। एक बार ना एक एम्स में प्रॉब्लम पूछा गया है। पहले 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 नहीं वो प्रॉब्लम क्या था समझना ध्यान से। जो आपने बात करी है ना बीसीएम की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था m1 v1 अब एक्चुअली अगर तुम एक ध्यान से एक चीज देखो कहना है ये टोटल मास लिखा है सिस्टम का है ना। अगर पूरे मास को वेयर वी कैन अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड ठीक है सबको मोमेंटम वर्ड समझ में आता है m into v पक्का। ये चीजें सबने पढ़ी है m होता है सॉरी मोमेंटम होता है m into v ठीक है। अगर मैं यहाँ पर cm लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम तो यहाँ पर टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी यहाँ पे। अब ध्यान से देखना यही तो चीज है टोटल मास। मतलब अगर मैं इसको लेफ्ट में ले जाऊं तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ m1 प्लस m2 इंटू vcm इज इक्वल टू मतलब अगर मैं इंडिविजुअली सबका मोमेंटम ये इंडिविजुअली m1 वाले पार्टिकल का मोमेंटम है ये इंडिविजुअली m2 वाले पार्टिकल का मोमेंटम है मैं सबको वेक्टोरियली ऐड करूं ये मुझे क्वांटिटी क्या दे रहा है टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही इसी चीज को हम बोलते हैं इट इज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको दो तरीके से रीड करते हैं व्हाट व्हेनेवर आई एम राइटिंग कैपिटल M इट इज ऑलवेज फॉर द टोटल मास ऑफ द सिस्टम ठीक है m into vcm और यही चीज होती है हमारे पास m1 v1 इंडिविजुअली सबके मोमेंटम को या तो वेक्टोरियली ऐड करो या अगर मुझे किसी तरीके से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक ही चीज है। ठीक है ये बात समझ में आ रही है पक्का। अब वो प्रॉब्लम समझाता हूँ कि क्या पूछा गया था। उन्होंने बोला एक सर्कुलर ट्रैक है ठीक है और उसमें ना एक रेलगाड़ी मूव कर रही है। प्रॉब्लम वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने बोला कि एक रेलगाड़ी है और वो रेलगाड़ी ऐसी है जो कि एग्जैक्टली हाफ ऑफ द सर्कल को कंप्लीट वो कर रही है कवर कर रही है ठीक है। इसकी रेडियस दी गई है r। प्रैक्टिकल रियल जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो झूले होते हैं है ना। अगर बिल्कुल अगर कोई वर्टिकल और वो एग्जैक्टली हाफ को कवर कर रहा है व्हेन इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड v ठीक है। हमसे पूछा गया था फाइंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द ट्रेन। फाइंड मोमेंटम ऑफ ट्रेन। अब तकलीफ क्या है एक बार समझाना चाहता हूँ कि क्या है सुनना। बहुत सारी चीजों का इसमें रिवीजन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैसे पता क्या मतलब मास दिया गया है ऑब्वियसली मास इज ऑब्वियसली गिवन है ना कि पूरी ट्रेन का मास दिया गया है कैपिटल M। अच्छा एक बार सब लोग गिव इट अ ट्राई फर्स्ट से सब लोग एक बार ट्राई करो। हमें एक ट्रेन दी गई है जो जिसका मास M है और वो सर्कुलर ट्रैक में कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है ठीक है। हमें बताना है कि उसका मोमेंटम क्या होगा ट्रेन का। एक बार अच्छा ट्राई करना सब लोग। हाँ कुछ दो तीन चीजें जो तुमने पहले पढ़ी है उसका कुछ नहीं उससे कैसे आएगा। अच्छा नहीं मतलब कुछ लॉजिक सही लगा है तुम्हें अब इतने सब आंसर सही है लॉजिक कुछ गड़बड़ है। सोच एक बार वापस से सोच एक बार थोड़ा सा दिमाग में क्या निकालना पड़ेगा
एक्चुअली तो बीसीएम में दिक्कत क्या है मैं बताऊं, इस प्रॉब्लम में बीसीएम निकालना पड़ेगा। अगर मैंने बीसीएम निकाल लिया तो m into बीसीएम इज माय आंसर। दिक्कत इस प्रॉब्लम में ये है भाई कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि ट्रेन के तो बहुत सारे कंपार्टमेंट है ना, बहुत सारे, मतलब ये बहुत सारे पॉइंट मास But two are अगर two are by pi होगा ना? What is- हाँ, semicircle है। हाँ। तो v velocity से नीचे की जाए। तो कुछ वैसे ही कुछ काम नहीं, तो ये बेस वी कैन अस्यूम दिस ट्रेन टू बी अ सेमीसर्कल। यहाँ पे लॉजिक क्या था कि ये पूरी चीज का है, अगर मुझे मास को कंसंट्रेट, क्योंकि मुझे फाइनली आंसर क्या बोलता है, सेंटर ऑफ मास इज m into VCM। मास मुझे ट्रेन का पता है, यस। अगर मैं पूछूं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो कहना है दिस इज नथिंग बट अ सेमीसर्कल। सेमीसर्कल के अंदर सारे मास को मुझे कंसंट्रेट करना है, तो हम कहाँ पर करते हैं, 2r/π पर। फ्रॉम द सेंटर कैन आई से इट इज एट 2r/π, राइट। तो अगर मैं किसी तरीके से ये काम कर लूं कि सारे मास को यहाँ पे कंसंट्रेट कर लूं, अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे VCM पता कर लूं, मेरा काम चल जाएगा। VCM कैसे पता होगा, अब ये एक सवाल है। नाउ थिंक अबाउट इट। या तो वो करे, बहुत मेहनत है उसमें। ओके, तो इससे क्लियर करते हैं। तो बेटा एक चीज और बताओ, चेक करते हैं कुछ तरीका है। हर पॉइंट का मास एक वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, Yes. वेलोसिटी स्पीड से। तो वेलोसिटी या तो मतलब ये जो इक्वेशन है VCM का, इसमें वेलोसिटी कॉमन आ जाएगा और सारा ये डायरेक्शन तो बट अलग है। डायरेक्शन अलग है ना, तभी किया। तो अच्छा, तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है इसमें, ये ट्रेन ऐसे घूम रही है ना ट्रैक पे, इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पर है, तो इमेजिन करो कहना है कि सेंटर ऑफ मास भी ऐसे घूमेगा सर्कल में। जैसे जैसे ट्रेन घूमेगी वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास घूमेगा। तो फिर सब साइन सेम सब क्या चीज सेम रहेगी, साइन मतलब मेरे साइन तो नहीं। अच्छा, जब दो चीजें इसका एंगुलर डिस्टेंस सेम रहेगी, अंडरस्टैंड। इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है यहाँ पर, जैसे जैसे जिस रेट से ट्रेन घूम रही है, कहना है वैसे ही एंगुलर ओमेगा होगा। द होल आइडिया है कि इमेजिन करो कि ये जो ट्रेन घूम रही है, ओमेगा कैसे डिफाइन था, v by r, v is equal to ओमेगा, या तो d थीटा by dt या v is equal to ओमेगा r था। अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लूं, ओमेगा कैसे डिफाइंड है, वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो वेलोसिटी अपॉन रेडियस वुड बी ओमेगा ऑफ द ट्रेन। ये समझ में आ रहा है पक्का। अब जो भी दिस ओमेगा हैज टू बी ऑफ सेंटर ऑफ मास का ओमेगा भी वही होगा, क्यों, क्योंकि वो तो सिमिलर टाइप से, जैसे जैसे ट्रेन घूम रही है ऐसे सेंटर ऑफ मास भी साथ में घूम कर आएगा, तो उसका भी ओमेगा सेम। तो v by r is equal to VCM अपॉन उसका r। कहने से सेंटर ऑफ मास हमारा किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, which is 2r अपॉन पाई। तो देखो ध्यान से, ये गायब। तो हमारा VCM क्या है, अगर एक्चुअली इस प्रॉब्लम में VCM की वेलोसिटी पूछी जाती तो वो ऐसे निकलती। तो कहना है इसको 2 by पाई को मल्टीप्लाई करना, which is coming out 2v अपॉन पाई। तो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ये 2v by पाई। नाउ वी नो द फार्मूला ऑफ P सेंटर ऑफ मास, which is m into VCM. This is one of the very good problem that I had seen, जो कि किसी एग्जाम में पूछा गया है ना, क्योंकि दो तीन चीजें कवर कर दी उन्होंने। ओमेगा सेम पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कल का पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो m into VCM is 2v upon pi। ये जो पूछा गया काफी पहले पूछा गया था प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम वाज वेरी एक्चुअली ना, जब ऑप्शन किया जाता है तो थोड़ा सा लोगों को क्लिक करता है इधर से, अभी ऐसे तो एक्चुअली क्लिक नहीं करता है। जैसे ही लोगों को 2 by पाई फैक्टर लिखता है ना, तो वो 2 by पाई का फैक्टर लोगों को समझ अच्छा सेमी सर्कल में है, रिंग में 2 by पाई पड़ा है, तब क्लिक करता है लोगों को कि ये रिंग एग्जैक्टली आधा क्यों दिया, रिंग तो कुछ और भी हो सकती थी, है ना। तो वो सब चीजें वो फैक्टर देख के क्लिक करते है ना। तो हाँ, अच्छा आपने क्या बोला, ये ट्रेड प्रॉब्लम समझ में आया, बॉटल मैच होगी इसलिए ओके। तो हमने क्या बोला, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया। अभी ट्रेन क्या है कि बहुत लंबी ट्रेन है, मतलब उसका मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास हमने इंडिपेंडेंटली, या तो मैं हर एक छोटे छोटे मास को वेक्टोरियली ऐड करूं, या फिर हमने दूसरा तरीका क्या सोचा है, अच्छा अगर मैं ट्रेन के सारे मास को कहीं पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूं तो वो कौन सा पॉइंट होगा,
एक रिंग सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर यहाँ पर है, तो वो है 2r/5 पे। जैसे जैसे ट्रेन घूम रही है, अगर ये ट्रेन यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच गई तो सेंटर ऑफ मास, एक छोटा सा स्पीड बता रहा हूँ, कुछ देर बाद ट्रेन कहना है कभी तो ऐसी भी दिखेगी, ऐसी दिखेगी आफ्टर सम टाइम, तो उसका सेंटर ऑफ मास अब वो यहाँ आ चुका है, पहले यहाँ था, तो कहना है जितनी देर में ट्रेन घूम गई कितना एंगल π/2, उतनी देर में उसका सेंटर ऑफ मास भी π/2 घूम गया। हमने ओमेगा कैसे डिफाइन करा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, है ना, वो ट्रेन π/2 घूमी तो सेंटर ऑफ मास भी π/2, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम है ना, दोनों का ओमेगा सेम है। ओमेगा कैसे डिफाइंड है, v/r से, तो दोनों का हमने v/r इक्वेट करा, जिससे vcm आया, देन हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टोटल मास इनटू vcm। सही है कहानी, थोड़ा थोड़ा सा फील आ रहा है अभी, पक्का इससे मुश्किल सवाल इस पे मोमेंटम पे नहीं आएगा कल, यहाँ पे केवल ये निकालना क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, बढ़े आगे। सही अच्छा हाँ, ये सब लिखना है तुम्हें, ठीक है। सो लास्ट वाली चीज इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, और ये तो प्रॉब्लम ये है, अरे सारी बोटियां बनाएगा क्या? अच्छा किसको लगता है? अच्छी फीलिंग लाने के लिए तुझे ड्रेस पढ़नी पड़ी है। ना वो तो तेज बोला करते, ऐसा देख सब लोग को खुशी मिले, अपने आप को खुशी मिला कि क्या है ना, ये मानती है ना। हाँ, जब कोई और आपसे सही हो रहा है तो खुद ही हो लो। क्लास के बाद खुशी होके जाती होगी ना। क्या क्या देर बोल दे सर, आगे बैठा तो थोड़ा सा मुझे सुनाई देगा बेटा। हाँ बोल। सुबह शिवम सर ने तब्दीली जो एब्सेंट थे उसके आपसे जो लोग और भी एब्सेंट थे पहली क्लास में, आज ही क्लास और कोई भी था, आज ही क्लास तुम्हें अपने नहीं सर मैं था, और कौन एब्सेंट था पहली क्लास बच्चा बड़ा हो रहा है तो बिगड़े गई। तुझे लगता है अपने पेरेंट्स को भी लगता है? ओके, ये कहानी कहाँ जाएगा? अब कमिंग बैक टू द अरे यार जल्दी तो समझ लो, मतलब एम्स में पूछा गया था, अब नीट में पूछा जा सकता है। ये एम्स का प्रॉब्लम है ना, तो नीट और एडवांस सब में पूछा जा सकता है ऐसे प्रॉब्लम। पहले अलग अलग होते थे, पहले क्या है तो वो नो बट लेकिन नहीं, बट सब एम्स अलग होता है। ठीक है, दो लाइन बाकी, ये सब नहीं लेना है ना। अरे पीछे बैठे हैं तो क्यों कर दे रहा है, सीधे नहीं बैठा जाता, सीधे बैठो बिल्कुल। ओके सुनना, अब एक्चुअली कहानी कहां से स्टार्ट हुई, लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट। हमने सेंटर ऑफ मास हमने क्यों करी, सारी कहानी पढ़ी इसलिए किया, हम F = ma अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो अगर ध्यान से देखिए टोटल मास है
अच्छा ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉट 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 आगे कहानी है, ठीक है, कुड बी मल्टीपल, बट जो हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई इसकी, अदरवाइज ये टोटल मास है नीचे वाला, इसको अगर मैं लेफ्ट में लाके लिखूं तो क्या है, तो उसको मैं लिखा हूँ, अच्छा ये लिख ही दे रहा हूँ, प्लीज ये याद रखना, व्हेनेवर आई एम राइटिंग कैपिटल एम कहीं पर भी, इट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम में कितने हो सकते हैं, कितने भी पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैं कैपिटल एम लिख रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेकर जाऊंगा, तो कैन आई सी कैपिटल एम इंटू 8 cm लिखा है इज इक्वल टू m1 a1 प्लस ऐसी कुछ कहानी लिखी हुई है, राइट। नाउ अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट चीज, जब हम f इज इक्वल टू m स्टार्ट कर रहे थे, जब हमने पहली क्लास स्टार्ट करी तो हमने क्या बोला, क्योंकि हम f इज इक्वल टू ma वाज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट पार्ट, इसलिए हमने बोला कि कहां पर इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के किस एक जगह पर वी कैन कंसंट्रेट द होल मास सो दैट हम इसको अप्लाई कर पाए। सेकंड स्टेटमेंट इन द चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे थे तब ये था, राइट, m कैपिटल है। हां अब आ रहे हैं उस पे, तो ये था पॉइंट मास के लिए। अब हमने अगर पूरी बड़ी चीज को पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया है तो कहना है कि अब वही चीज चेंज हो जाएगी मेरे लिए। अब यहाँ पर f कौन सा था, नाउ कमिंग बैक, एक पार्टिकल पे एक टाइम पे कितने फोर्सेस लग सकते हैं, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था, दिस इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स, समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो उसको नेट फोर्स लिखा हो या एक्सटर्नल जो भी लिखा हो वहां पर, है ना, कह रहे थे अब वो कहानी चेंज हो चुकी है इस चीज में। तो बेसिकली जो हमारे पास होल स्टोरी है, कैपिटल M इंटू F, कैपिटल M इंटू ACM, इसको हम साथ में अब यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हैं क्या। यहाँ से देखो पूरी चीजें ना काइंड ऑफ रिपीट होती जा रही है, मेरे लिए अब एक नई चीज आई है ये, देखो ध्यान से, जैसे पीछे वाले प्रॉब्लम में PCM नेट टोटल मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज टोटल मास इनटू VCM, कैपिटल M into ACM is nothing but the external force। अब जब हमने रिप्लेस कर दिया है तो अब हमारा सारा मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो हम उसको अगर ACM से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा, और वाइस वर्सा, क्या कि अगर व्हाटएवर बी द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ वो सेंटर ऑफ मास होगा। ये बात समझ में आ रही है, इस पे ही अब पूरी आगे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ इस पे बेस्ड है। हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया है, वो वाली कहानी, अब हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली अब हमें स्टडी करना है इस चीज को। हाँ सर समेशन हमने इसलिए डाला ऑल द एक्सटर्नल, क्योंकि हम ऐड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल, यस, ग्रेविटी, टेंशन, जितने भी लग रहे हैं, जितने भी एक्सटर्नल लग रहे हैं सब, यस। अभी इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, कमिंग टू दिस थिंग। तो अभी हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल M इनटू ACM, यहां तक कहानी सही है, बढ़े अब आगे, राइट डाउन दिस थिंग। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन और सब चीजों पे आने वाले हैं। अब पूरा लिखना मतलब ये दो चीजें, मॉडल टाउन की कैसे चलेगी, तुम्हें मॉडल टाउन में थी दादी से मिल लिया ना कभी कभी, तो उस टाइम में अकेला से मिलके भी जाके अंकिता को बता दे, अंकिता जाते जाते लोग दादी को हाय बोलती है, अंकिता वैसे ही अपने घर में सही लगता है। बढ़े आगे, ओके, इतना कुछ होता नहीं लिखने का जितना, तो मैं सेंटर ऑफ मास से क्या बोला, हमने बोला कि भी जो भी जितना भी फोर्सेस लग रहे होंगे सिस्टम, फोर्सेस का मतलब एक्सटर्नल फोर्स का मतलब समझ में आता है ना, कि बाहर से जितने फोर्सेस, तो इंटरनल कुछ भी हो सकते हैं वो, है ना, बट एक्सटर्नल होने चाहिए, है ना, वो M इंटू ACM के बराबर होंगे डायरेक्टली। तो हमारे पास तरीका क्या है कि अगर हम जो मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर तुमने सुना होगा थोड़ा बहुत, है ना, वो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, उसको डिस्कस करना, ठीक है। तो अभी दो चीजें याद रखनी है, एक ये फॉर्मूला और एक पीछे वाला ये वाला, ठीक है, कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज व्हाट, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन दोनों को डिस्कस करते हैं ना।
Let's start. अच्छा, ये मैं बार बार लिख रही हूँ, ये बार बार सिग्मा इग्मा अगर भूल जाओ ना तो इट इज ऑलवेज द टोटल समेशन, है ना, सब कंडीशन। अब इसके बहुत सारे केसेस हैं। तो फर्स्ट केस लेट्स स्टार्ट अगेन। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम पर जीरो है, so write down the first thing. If net external force on the system is zero, force सब जगह कैपिटल एम है। अरे यार, अगर ये देखो मैंने एसीएम के साथ लिखा है ना, तो वो कैपिटल एम ही है, मेरा टोटल मास ही है। तो वो आदत है मेरी जल्दी लिखने की, है ना, जब भी मैं एसीएम के साथ एम लिखा हूं, इट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो, ये समझते हैं वो मोमेंटम कंजर्वेशन होता क्या है या कहां से आती है, मतलब कहानी, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एफ इज जीरो। जब मैं बार बार वापस बोल रहा हूँ, है ना, तो नेट जीरो की बात करो। ये जीरो तो मतलब मास तो कांस्टेंट होगा जो भी होगा सिस्टम का, मतलब एसीएम जीरो पक्का। एसीएम क्या होगा, कहना है इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पर एसीएम की बात हो रही है तो यहाँ पर ये होगा, है ना। तो बेसिकली अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, कहना है दिस हैज टू बी कांस्टेंट। अगर कोई चीज का एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब dv by dt जीरो, किसी चीज का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है, जब ये चीज कांस्टेंट होती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तो vcm इज कांस्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब अब ये जो बीच की कहानी है, हम जज क्या कर रहे हैं फाइनली, ये जो पूरा स्टेप है, हम डायरेक्टली हम क्या याद रखेंगे, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर जीरो है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिनी हार्ट अटैक जंप करने का नाम है। ओके, तो हमारे पास स्टेप्स ये हो रहे हैं हमारे लिए, इवेंचुअली जो हमारी काम की चीज है कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो रहा है ना, तो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो क्या कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। नाउ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस। कांस्टेंट का मतलब इट कुड बी जीरो एंड इट कुड बी नॉन जीरो आल्सो। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम पर जीरो है, जैसे मैं अगर बोलूं कि एक गाड़ी रुकी हुई है, और दूसरा केस कंपेयर करो, एक गाड़ी चल रही है, अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, या थोड़ा ध्यान से क्या है, न्यूटन पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो जिंदगी भर रुकी रहेगी अगर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, है ना। तो वो VCM की वैल्यू, दो केसेस क्या है कि वो कांस्टेंट वैल्यू जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है, राइट। मतलब अगर कोई चीज रुकी हुई है, जिंदगी भर रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दूसरा केस, अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, व्हिच इज अ नॉन जीरो, तो जिंदगी भर सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इन दोनों केसेस को हम सेपरेटली भी डील करने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तुमने क्या बोला, तो कोई गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी, अगर वो सपोज 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अच्छा, किसी गाड़ी को जब चलने वाली कहानी होती है तो प्रैक्टिकली उस पर फ्रिक्शन लगता है, आगे की तरफ इसलिए चलती है, बट एक बार चल गई, अगर वो चल गई है, देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, क्या ऐसे वो जिंदगी भर सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी, कोई स्टॉप ना करे। तो स्टॉप करने के लिए फोर्स चाहिए, और वो कौन सा फोर्स होगा, एक्सटर्नल। ये बात समझ में आती है सबको पक्का? तो जीरो वाला केस रुका हुआ, नॉन जीरो वाला केस अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो इसके हम दो केस पढ़ने वाले हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर जीरो है, अगर वो रुका हुआ है, तो वो जिंदगी भर उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रुका रहेगा। यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही है? बिल्कुल अच्छे से, श्योर, नो तकलीफ, पक्का? अब फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग। क्लियर है? हाँ, बहुत बड़ा रूल लिखता हूँ, जल्दी बोलो, छोटा लिखा है। नहीं पता सही है, सही मतलब सही है। वैसे नहीं दिख रहा, दिखता है। आगे बैठना, नहीं नहीं, आप इतना बुला रहे हो। अभी
जो ये स्टेटमेंट लिखा है ना, ये जो कहानी लिखी है, ये इस लाइन के साथ अब यू कैन राइट द सेम स्टेटमेंट दैट इफ नेट कहां से इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज 0 then center of mass will move with the constant velocity. Then center of mass will what? Depends on it, it cannot be. अच्छा प्लीज यार वेलोसिटी को स्पीड से कंफ्यूज मत होना. If I'm writing velocity मतलब I'm considering direction also. है ना, so don't get confused this thing with the speed. Velocity मतलब net velocity. जब velocity की बात करें तो we are talking about the direction also. ठीक है? छोटे से एग्जांपल पे आने पहले समझाने के लिए. अब जो ये क्लास अब मतलब जो स्टार्ट हो रहा है ना जो स्पेसिफिकली अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होते हैं बट वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार ना प्लीज उतनी देर के लिए you have to pay a little bit more attention how is it happening. एक बहुत स्टैंडर्ड केस है बम फटने वाला. हाँ तो अभी हम दोनों का अलग जैसे कि तो ऐसी चीजें तो प्रैक्टिकल एक रियल एग्जांपल बता रहा हूँ समझ आ जाएगा. सपोज एक बॉम्ब है, ठीक है, हमने उस पे आग लगाते हैं जब प्रैक्टिकली तो हम उस पे कोई धक्का नहीं मारते. समझना ध्यान से. जब हमने कोई सपोज स्पेसिफिकली कोई बॉम्ब हमने जब आग लगाई है ना तो कोई हमने उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है. अगर जस्ट अज्यूमिंग कि वो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, ठीक है. अगर ये सपोज m मास का है, इट इज ब्रेकिंग इनटू टू डिफरेंट पार्ट. वन इज लेट्स से इक्वल मास केवल समझने के लिए फील करना, ठीक है. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, हमने उसका केमिकली उसके अंदर कुछ एक्सप्लोजन हुआ है ना तो उसके जो पार्टिकल इधर उधर भागते हैं. इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा ये स्टेटमेंट को एज इट इज दिमाग में याद रखना. क्या ये स्टेटमेंट पूरा दिमाग में एज इट इज याद होना चाहिए. इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज 0 देन VCM इज कांस्टेंट. वेलोसिटी नॉट स्पीड है ना, VCM इज कांस्टेंट. ठीक है, याद है. ओके, बम फटा, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा. अब प्रैक्टिकली हमने देखा है कि पार्टिकल इधर उधर भागते हैं. अगर हमने बोला एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पर तो VCM हैज टू बी कांस्टेंट. अब कांस्टेंट के दो केसेस क्या थे, एक था 0 एक नॉन 0. तो पहले ये चीज रुकी हुई थी, बॉम्ब रखा था हमने जमीन पे रखा तो रुका हुआ था. अगर ये पार्टिकल v स्पीड से इधर भाग रहा है, हमने बोला अगर पहले रुका हुआ है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जिंदगी भर वो उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पर ही पड़ा रहेगा. then this has to दूसरा पार्टिकल has to go with a certain speed such that उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था पहले, यहाँ पर इसके बीच में. तो ये अगर एक पार्टिकल अगर किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है, अगर केवल दूसरा पार्टिकल इट हैज टू गो एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इसका मोमेंटम होगा पहले वाले का लेट्स से m/2 into v. मतलब अगर पीछे जा रहा है तो उसको माइनस लिख दो, माइनस m/2 into v. तो उसका दूसरे का ऐसा होगा मोमेंटम सच दैट टोटल समेशन उसका कांस्टेंट हो. क्योंकि VCM अगर कांस्टेंट है मतलब VCM क्या है हमारे पास, उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा, है ना. दोनों एग्जैक्टली इसीलिए ऑपोजिट भागते हैं कि एक इधर भाग रहा है और एक इधर भाग रहा है सच दैट सेंटर ऑफ मास जिस जगह पर था वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा. ये बात समझ में आ रही है. दूसरा केस क्या बात कर रहे हैं, सपोज वो बॉम्ब गाड़ी में रखा, ठीक है. अभी गाड़ी चल रही थी, सुना गाड़ी चल रही थी तो इसका सेंटर ऑफ मास भी गाड़ी के साथ मूव कर रहा था. अब मैंने उस पर आग लगाई तो हमारा फिर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है अभी भी, है ना. तो सेंटर ऑफ मास अभी भी ऐसे ही रहेगा कि वो फाइनली डी वेलोसिटी से चलता है. ये जिंदगी में क्या होता है कि वो फ्रिक्शन आने लगता है और वो रुक जाता है. बट वो दो केसेस क्या है, वन इज अगर इनिशियली रुका हुआ है तो बाद में भी रुका रहेगा, अगर पहले चल रहा है तो बाद भी सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे. तो दोनों केसेस का अंतर समझ में आ रहा है. पहले हम जीरो पढ़ेंगे कि अगर इनिशियली रुका हुआ है तो व्हाट विल हैपन, अगर इनिशियली चल रहा है तो क्या होगा. क्या ये समझ में आ रहा है कि व्हाट वी आर स्टडी कैसे कैसे करके पढ़ रहे हैं और वो रियल जिंदगी की केसेस क्या है. इज दैट क्लियर? पक्का.
तो नाउ कम टू द, ये फील आ गई, इसको मैं केवल फील के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ओके, इसको भी मत छोड़ो, अब सुनना ध्यान से क्या है। तो हमने अभी क्या डिस्कस कर लिया, हमारे लिए होल कहानी आ चुकी है जो हमें याद रखनी है। इफ दिस इज हैपनिंग देन VCM इज कांस्टेंट, राइट, वेक्टर। और हम फर्स्ट वो वाला केस पढ़ रहे हैं, इफ दैट VCM इज 0, मतलब अगर वो पहले रुका हुआ है, ठीक है। अब पहले हम वो वाला केस पढ़े हैं, VCM को हम अगर 0 बोल रहे हैं, VCM हमने डिफाइन कैसे करा था, dr/dt से। अब एक और चीज देखो ध्यान से, वेरी इंटरेस्टिंग, VCM अगर 0 है तो dr/dt इज आल्सो 0, पक्का, dr/dt 0 मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। वेरी 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 इंटरेस्टिंग, मतलब जो उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेंटर ऑफ मास की, कुछ भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगे, मतलब वो फाइनली भी 0, मतलब उसकी पोजीशन जहां पर पहले थी वहीं पर अभी भी पड़ी रहेगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, जब हमने RCM पढ़ा था सबसे पहले निकालना, हमने बोला था मेजॉरिटी चीजें हमारी जिंदगी में या तो एक्स एक्सिस में या वाई में या जेड में होती है, तो हमने क्या बोला था, अगर ये है तो हम इसको अगर इंडिपेंडेंटली अगर ट्रीट करना है, अगर उसका पोजीशन रुका हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी, सर ये 0 क्यों लिख दिया, कांस्टेंट, सॉरी तो बहुत क्यों नहीं रहोगे सर वही पूछा वेरी गुड, कुछ तो सीख रही है, मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट भी वही रहेगी, YCM भी रहेगा। अगेन हम से हम लिख रहे हैं अभी, मेजरली वी डिस्कस ओनली अबाउट दिस, या फिर ZCM भी कांस्टेंट रहेगा। ये समझ में आ रहा है, मतलब अगर पार्टिकल जो हमने अभी बात करी थी, बॉम्ब एक्सप्लोजन के बाद एक इधर भागा और एक इधर भागा, बट उसका जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का वही रहेगा, तो हम या तो ये बोलेंगे कि उसका XCM कांस्टेंट है, या एक और तरीका इस चीज को बोलने का है कि डेल्टा एक्स इज 0, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो कहना है उसका डेल्टा एक्स भी 0 होगा, है ना, डेल्टा वाई भी 0 होगा। तो किसी चीज को कांस्टेंट बोलो या उसके चेंज को 0 बोलो, कहना है एक ही चीज है। सबसे ज्यादा अब हम आ रहे हैं इस पे डिस्कशन पे, क्या ये समझ में आ रहा है कहां से क्या कहानी स्टार्ट हो रही है? आर यू एबल टू लिंक द होल कहानी, होल स्टोरी? स्टोरी यहीं से स्टार्ट है, ये स्टार्ट से हमने बीच में ACM 0 बोला, VCM कांस्टेंट बोला, फिर VCM हमने बोला कि अगर यहाँ पे इफ है, अगर वो 0 है तो dr/dt 0, मतलब r कांस्टेंट, मतलब उसका RCM कांस्टेंट, उसका हम इंडिपेंडेंटली x y z तीनों कांस्टेंट बोल सकते हैं, या हम उसका डेल्टा 0 बोल सकते हैं कि कोई भी कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। असली जिंदगी में पार्टिकल रुका जिंदगी में, यस। लेकिन अगर ऐसी चीजें हो रही हैं कि अपने खुद के इनर फोर्सेस की वजह से पार्टिकल मूव करते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम आई, एक प्रोजेक्टाइल जा रहा था और हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड हो गया, एक पार्टिकल पीछे लौट गया, एक आगे चला गया, बट उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो वैसे ही मूव करता है जैसे तो फिर उसका Hmax से अभी हम करेंगे काम, रुक जाओ। ये सिर्फ फिजिक्स पार्ट ऑफ दिस समझ में आ रहा है, भी मैथ्स पे आ रहे हैं, फिजिक्स पार्ट इज क्लियर, लेट्स कम टू द मैथमेटिकल पार्ट। बट मैथ्स तो तुम्हारी काम चाहिए, तुम्हारे पास तो कोई कहानी नहीं है, तो लोग बता नहीं रहे हो ना, इसलिए कोई बताएगा ना मुझे क्लास की बात, जो कर रही है क्लास का वो बता। अब एक प्रॉब्लम ये फॉर्म में, अब ये डिस्कस करते हैं कि जैसा को टारगेट को बनाना है, चलो अरे आज की बात है बेचारे को बात सर अगर एक मेडियन पास ये साइड लगा और एक राइट साइड पास इधर लगा तो मेडियन पास के पास हां सर नहीं जा सकता और लाइट मास में ऐसा जाएगा नहीं ना, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अभी अभी बोला ना कि जहां पर रुका हुआ है, यही बोल रहा है ना तू कि अगर ये बॉम्ब, अगर इसका बड़ा पार्ट छूटा है ना, तो भाई
ये कम वेलोसिटी से मूव करेगा, ये ज्यादा से मूव करेगा, सच दैट दोनों का इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास वही का वही पड़ेगा। दीवार में अगर कोई बॉम्ब फेंकते हैं फॉर एग्जांपल, देखो रियल रेडिएशन में बहुत सारे एक्स्ट्रा फोर्सेस काम करते हैं। रियल जितना भी फिजिक्स हाँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्चर कोई भी अगर रेशियो में ऐसा हुआ तो ये हम करने वाले हैं, जैसे हम आरएनसी प्रॉब्लम सेंटर ऑफ वो रेडी रहेगा प्रोवाइडेड वो पहले रुका हुआ होना चाहिए, पहले, है ना। अभी मल्टीपल केसेस वो तो फिर मोमेंटम का ये हो जाता है। मोमेंटम जीरो है, यस मोमेंटम जीरो मतलब उसका आरसीएम कांस्टेंट है। आरसीएम कांस्टेंट मतलब जहां पर भेजा वहीं पर ही है। फिर एक मिनट सुनो तो अगला प्रॉब्लम सुनो, कैसे समझ में आएगा। एक प्रॉब्लम अब 5 मिनट रुको, अगले प्रॉब्लम से सब समझ में आएगा, क्योंकि अभी ये केवल थ्योरी चल रही है कि हाउ इज इट हैपनिंग। आप करो तो बताओ प्रॉब्लम समझाओ। What alright? पहले सवाल समझना की क्या है, ठीक है। ओके सुनना, देखिए प्लैंक है कैपिटल एम मास का, ठीक है। मास ऑफ द प्लैंक इज कैपिटल एम, सो दिस इज लाइक अ प्लेटफॉर्म, दिस इज द प्लेटफॉर्म एंड इसकी लेंथ दी गई है हमें एल, कैपिटल एल, पूरा लेंथ इज कैपिटल एल। वो म्यू है या यू है? नहीं म्यू फ्रिक्शन लेस है, ऐसा बोलते हैं। मैं लिखवा रहा हूँ। A plank is placed on a frictionless surface of less than mass m milligram. A person standing here, ठीक है, जिसका मास है छोटू है, ठीक है। अब ये इस पर चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। अरे ये डायग्राम बनाओ, राइट डाउन व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट बता दो ना, टायर के ऊपर अरे ये फ्रिक्शन ग्राउंड पे नहीं है। हाँ सही बात है, यस यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ग्राउंड और प्लैंक के बीच में नहीं है। अच्छा फिर मैं तानो वही लिखवा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में what should be the displacement of the plank when person reaches the opposite end? What should be the displacement of plank when person reaches the opposite end slowly? What should be the displacement of plank when person reaches the opposite end of the plank? Person reaches the opposite end by default वही है ना, opposite end दूसरा वही है। Person reaches the opposite end of plank slowly, मतलब भाग नहीं रहा है, ठीक है। पहले सवाल समझना कि कोई मूव क्यों करेगा। तो अभी ये एक्चुअल रियल कहानी, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, रियल क्यों अज्यूम क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन है, इसलिए दिस plank is not moving. What I am saying is now this is a rough surface. देख अगर सुनो मेरी बात, अगर ये रफ नहीं है तो ये समझ में आ चुका है, फ्रिक्शन हमने जब पढ़ा था कि अगर ये रफ नहीं है तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा, ये बात क्लियर थी। मैं कैसे चलता हूँ, मैं इसको धक्का मारता हूँ और कुछ पे धक्का आगे लगता है, ओके।
तो नाउ ये फ्रिक्शनलेस है और इसके पैरों और इसके बीच में फ्रिक्शन है। नाउ आई एम वॉकिंग स्लोली, ठीक है। हमें पूछा गया है व्हेन आई एम रीचिंग द ऑपोजिट एंड ऑफ द प्लैंक, हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक को पूछा गया है। तो पहला सवाल ये होगा कि भाई प्लैंक को मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चलने के लिए धक्का पीछे लगा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो समझना। तो क्योंकि मैं प्लैंक को पीछे पुश कर रहा हूँ ना, है ना, तो अगर मैं और मुझ पे प्लैंक को मुझ पे आगे पुश कर रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। बीमारी से बहुत मोहब्बत है, इधर बैठना। यार ये अगर प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आएगा आगे की 2-3 क्लास गायब हो जाएगी सब। सुनना ध्यान से। If I ask you when we say external, देखो अगर ये किस तरह का प्रॉब्लम होता है तो उससे माइनस एल आएगा कि प्लस एल आएगा। सुनना ध्यान। So when I am actually walking, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्लैंक को पीछे धक्का मार रहा हूँ और प्लैंक मुझ पे आगे धक्का मार रहा है, इसलिए मैं चल रहा हूँ। तो अगर मैं अपने अगर ऊपर नीचे कोई फोर्सेस नहीं लग रहे, मैं नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। नॉर्मल रिएक्शन एमडी सब वो बैलेंस आउट हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन। लेट्स डिस्कस अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो इफ आई एम वॉकिंग, मैं उस पर पीछे धक्का मार रहा हूँ, प्लैंक मुझ पे आगे धक्का मार रहा है। तो मैं अगर अपने आप को बोलूंगा इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन मी? यस भाई, अगर नहीं है तो मैं नहीं चल पाऊंगा। अंडरस्टैंड? अगर मैं इंडिविजुअली अपने आप का एक्टिविटी बनाऊं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर मैं पहले रुका हुआ हूँ, अगर मुझ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, देन आई वोंट बी एबल टू वॉक। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, तो पहला चीज, क्या मुझ पर कोई फोर्स लग रहा है? यस। क्या प्लैंक पर कोई फोर्स लग रहा है? यस। प्लैंक पे मैं धक्का मार रहा हूँ पीछे, एक मिनट का कंप्लीट हो जाए फिर पूछना है। प्लैंक पे मैं पीछे धक्का मार रहा हूँ और वो प्रेशर के फॉर्म में है, बट उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझ पर धक्का लग रहा है, आगे ये समझ में आ रहा है? मुझ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? यस। प्लैंक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? यस। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? अगर दोनों पर एक्सटर्नल फोर्स है बट वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, अगर मैंने सिस्टम अपने आप को लिया तो मुझ पर फोर्स है, हाँ। अगर मैंने केवल प्लैंक का सिस्टम लिया उस पर फोर्स है, हाँ। बट अगर मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया, कैन आई से देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स? व्हेन वी से सिस्टम का मतलब क्या है कि हम किसको स्टडी कर रहे हैं? क्या मैं केवल इंसान को स्टडी कर रहा हूँ? क्या मैं केवल प्लैंक को स्टडी कर रहा हूँ? क्या मैं दोनों को मिलाकर स्टडी कर रहा हूँ? हाँ, नहीं। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, क्योंकि हमारी कहानी पूरी पिछले 2-3 स्लाइड में क्या हुई है? If the net external force on the system is 0, then ACM 0, then BCM constant. अभी वो constant value could be 0, could be non-zero. अगर वो 0 है, क्या पहले दोनों लोग रुके हुए हैं? तो मतलब इनका BCM 0 है। BCM 0 मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं हो सकता, गारंटी। यहाँ तक कहानी क्लियर है? पक्का? हाँ, तो RCM कांस्टेंट होगा। हम क्योंकि एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट ओनली एक्स सीएम। तो कहने से एक्ससीएम कांस्टेंट होगा, मतलब इन दोनों का जो भी एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास होगा, कहने से वो जिंदगी भर वही पड़ा रहेगा, इंसान मूव करे या नहीं करे। तो पहला मेरा सवाल अगर मैं तुमसे केवल ये पूछता, मुझे केवल ये बताओ कि इसका एक्ससीएम कैसे निकाल सकते हैं? हम कैसे निकालते हैं? एक मिनट राइट को लिखता हूँ, डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं तुमसे केवल ये पूछूं, फाइंड आउट द एक्ससीएम का पोजीशन कीपिंग, तो तुम पहला आंसर कहां से? So I'm taking this as the origin. अच्छा, मैंने x और y एक्सिस बना दी, मतलब मेरे लिए वो ओरिजिन है ना। तो मेरा पहला सवाल, अगर मुझे एक्ससीएम निकालना है तो कैसे निकालूं? सेंटर ऑफ मास m1 x1 + m2 x2 upon m1 x2। इस पूरे प्लैंक का सेंटर ऑफ मास क्या रहता है? एग्जैक्टली बीच में होगा, कैपिटल M into L/2। इसमें किसी को तकलीफ नहीं है ना? जो इंसान है वो कहने से बिल्कुल ओरिजिन पे ही खड़ा है। अच्छा, इंसान मेरे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसकी मोटाई और लंबाई में मत जाना, है ना। ये उत्तर को आगे होगा पीछे होगा, हमारे लिए वो पॉइंट मास है। छोटा वाला m into 0, क्योंकि हमने वही ओरिजिन माना है, अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास का इनिशियली पोजीशन यही है। पक्का? प्रैक्टिकली अगर अब मैं केवल प्लैंक को देखूं, जब प्लैंक खिसकना चालू कर दिया ना पीछे, क्यों? क्योंकि उस पर तो फोर्स लग ही रहा है, तो इस इंसान को प्रैक्टिकली L चलना ही नहीं पड़ रहा है, उसको कुछ कम चलना पड़ रहा है, तो है ना, कि वो पहुंच जाए। ये बात समझ में आ रही है? नहीं चलना पड़ेगा ना तभी। अगर मैं इंडिपेंडेंटली प्लैंक को स्टडी करूं, केवल प्लैंक को, इज देयर एनी फोर्स ऑफ द प्लैंक पीछे की तरफ? तो एक्चुअली प्लैंक तो पीछे जा रहा होगा। थोड़ी देर में रियल जिंदगी में सिचुएशन क्या होगी कि प्लैंक कुछ पीछे आ चुका होगा
और इंसान यहाँ पहुंच गया होगा, ये फील करना है मतलब काम। हमने क्या बोला, मैंने अरे रियल से भाई ना, ये खिसकेगा नहीं ऑब्वियसली, है ना, बस तो सोच सकते हैं। मैंने चला तो मैंने प्लान को धक्का मारा, ट्रेडमिल में ये होता है, ट्रेडमिल एक मैकेनिकली ऑपरेटेड होती है, बट लेकिन अगर ट्रेडमिल जब बंद होती है ना, हाँ, और तब हम चले होते हैं ना, तब ये कार्यक्रम हो सकता है, बट लेकिन वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत होता है। बट हाँ सर पानी में फ्लैग को डांस हाँ, नहीं ये प्लान में इसको ही सोचते हैं, कंफ्यूजन। मैं अगर चलना चाह रहा हूँ प्लान पर, तो मैं प्लान को पीछे धक्का मार रहा हूँ। अगर मैं केवल प्लान को स्टडी करूँ, केवल प्लान को, इज देयर एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द प्लान, किस डायरेक्शन में, पीछे। न्यूटन ने क्या बोला, प्लान पहले रुका हुआ था, अगर मैं उसके पीछे फोर्स लगा रहा हूँ, कहने से प्लान को पीछे चलने का मन होगा, तो प्लान को पीछे चलना स्टार्ट करेगा। इंसान का क्या हो रहा है, आगे फोर्स लग रहा है, इंसान आगे चल रहा है, प्लान से नीचे से पीछे खिसकता जा रहा है। तो प्रैक्टिकली जो मुझे, अगर प्लान को फिक्स होता तो मुझे ऑपोजिट एंड तक पहुंचने के लिए मुझे एल चलना पड़ता। अगर प्लान को पीछे खिसकता जा रहा है तो प्रैक्टिकली मुझे कम चलना होगा, मैं यहाँ तक पहुंचा और प्लान के इतना लेफ्ट से खिसक गया, तो कहना है कि मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। हाँ, और आपका डिस्प्लेसमेंट मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो कहते हैं, आपने सर आपको सेंटर ऑफ मास है ना, यहाँ तक आने समझ में आई पक्का। सर मतलब आपके फ्लैग को खाली L/2 नहीं, अभी L/2 नहीं बोल रहे, अभी हम उस पे आ रहे हैं कि कितना चलेगा ये नहीं बात कर रहे, क्योंकि अभी वो मासेस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि हो सकता है प्लान बहुत हैवी हो सकता है इंसान बहुत हैवी हो, या कोई बहुत हल्का हो। अभी ये नहीं बोल रहे L/2। अच्छा, अपने अभी ये सब नहीं पढ़ा कि वो बराबर चले। हाँ हाँ, इस पे आ गए, ये समझ में आ रहा है कि चलेगा, ये समझ में आ गया। ओके, x2 कहते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर मुझे निकालनी। अच्छा, निकालने क्या, हाँ वही, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का जीरो है, सिस्टम मींस इंसान प्लस प्लान, एफसीएम जीरो, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो एसीएम जीरो मतलब बीसीएम कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट वैल्यू पहले जीरो है, पहले मैं और प्लान रुके हुए हैं, दोनों रुके हुए हैं, मतलब मेरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, मतलब होगा नहीं, मतलब जहां पर भी पहले पड़ा हुआ है वहीं पर ही होगा। तो पहले निकालने के लिए हमने क्या बोला था, कहां से बताना है। अगर मुझे ये बताना है कि बताओ इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां है, मुझे बताना पड़ेगा ना कहां से। तो हमने क्या बोला है, ओरिजिन इसको ही ले लेते हैं से। तो मैंने अगर इसी को ही ओरिजिन लिया तो फॉर्मूला क्या था, m1 x1 + m2 x2 upon m1 + m2। m1 मास ऑफ द प्लान, इस प्लान का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में लाई करेगा, आगे की तरफ है तो प्लस L/2 प्लस m2 इंसान कैसे वो की ओरिजिन पे ही है 0 upon m1 + m2, अभी यहां तक नहीं सही पक्का। मतलब इवेंचुअली क्या हो रहा है, इंसान मूव कर रहा है, यस, प्लान मूव कर रहा है, यस, बट उनका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, बिकॉज़ एज अ सिस्टम दोनों पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यहां तक हमें समझ में आ गई। अरे ये साइड में अगर मूव कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये है मैं कैसे मूव करता हूँ, इसको धक्का मारता हूँ, न्यूटन थर्ड लॉ सेज, मैं अगर प्लान को पीछे धक्का मार रहा हूँ तो प्लान मुझ पे भी धक्का मार रहा है। हाँ, बट सर वो तो प्लान, बट सर प्लान के पीछे जाते जा रहा है ना, मैं तो आगे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर इंडिविजुअली थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से थर्ड पर्सन ही डाउन से हो रहा है सब। हाँ, वही डाउन से तो आप नहीं बढ़ रहा। अरे मैं अगर रुका हुआ हूँ, अगर मुझ पे फोर्स न्यूटन थर्ड फर्स्ट लॉ, मैं रुका हुआ हूँ पहले, मुझ पर अगर एक फोर्स आगे लग रहा है, कोई भी लगा रहा है, चाहे कोई मुझे रस्सी से खींच रहा हो, अगर नेट फोर्स मुझ पे आगे लग रहा है तो मैं मूव करूंगा ना। वो तो है। हाँ, मतलब अगर मैंने प्लान को धक्का मारा पीछे, प्लान ने मुझ पर मारा ना, अगर मुझे मूव नहीं करना है तो मुझ पे कोई और हाथ पकड़ के रोक के रखे मुझे, कुछ ना कुछ अगर एक ही फोर्स लग रहा है इंसान से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसमें नेट फोर्स है ना आगे, अगर आगे है तो उसको आगे मूव करने का मन करेगा ना। बट सर फिर ट्रेडमिल पे ऐसा क्यों है? अच्छा, मैं बोलूं ट्रेडमिल मैकेनिकली ऑपरेटेड है, उसकी उस चीज को घुमाते हैं, है ना, वहां पर हम क्या कर रहे हैं उसको ऑलरेडी, तुम चलो या नहीं चलो, तुम अगर उठ जाओ तो भी तो वो घूम रही है। हाँ, वो अलग कहानी है ना, आपके पुश करने से नहीं, हाँ, वो अपने आप घूम रही है, उसके इंटरनल फोर्सेस की वजह से, वो जो फोर्स लग रहे हैं। अरे मैं ट्रेडमिल पे बच्चा पहले इसको लगा के कुछ चला एक बार, ये बहुत नहीं टू एम ये दूसरे लोगों के पास ये ले जाए, ये सही बात है। हाँ ओके, एक मिनट रुको, पहले फिजिक्स समझो, मैथ्स में समझा दूंगा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फिजिक्स पार्ट ऑफ इट, हु इज मूविंग वेयर एंड हाउ। हाँ
प्लान को हो रहा है ना, इंसान उधर ही रह रहा है। नहीं, अगर एक इंसान को अगर उधर ही मैं अगर यहाँ हूँ, मैं उधर ही कब रहूंगा जब मुझ पर नेट फोर्स ना लगे। अगर मुझे कोई पीछे से धक्का मारे, है ना, तो मैं उस डायरेक्शन पे जाऊंगा ना। अब वो धक्का कौन लगा रहा है, क्योंकि मैं प्लैंक को पीछे धक्का मार रहा हूँ, तो प्लैंक के न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से प्लैंक भी मुझ पर धक्का मारेगा एक्शन रिएक्शन पे। तो वो धक्का मुझ पर आगे लग रहा है, तो मुझ पर नेट फोर्स आगे लग रहा है, ये फील हो रहा है। अगर लग रहा है तो मैं मूव करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझ पर एक ही फोर्स लग रहा है ना। प्लान के रिस्पेक्ट में मैं के ऊपर 2x प्लान के, अच्छा प्लान के रिस्पेक्ट की बात नहीं करते, तो ग्राउंड की बात करते हैं। बस मुझे अंडरस्टैंड हाँ प्लान के रिस्पेक्ट से 2x फोर्स लग रहा है। ये हमने कब पढ़ा है? अच्छा तो रिलेटेड फोर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ अगर अच्छा हमने वो, अच्छा तुम सूडो फोर्स की बात कर रहे हो, सोच रहे हो ना, है ना, वहां पर हमने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर बोला है। अगर तुम यहाँ पे बैठ जाओ, है ना, तो तुम्हें प्लैंक इंसान अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगा, बट उसमें 2f फोर्स हमने ऐसा तो पढ़ा ही नहीं ना, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक पे डिपेंड करेगा। अरे अब ये सबसे निकली के सबसे ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है? हाँ बोलो बोलो। अच्छा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा प्लीज, अगर बीच में खो गए ये कहानी गायब हो जाएगी। नहीं नहीं, किसी को नहीं समझ आ रहा है प्लीज एक बार मैं और समझा सकता हूँ, बंदा भी आगे जाता बट वो बंदा को एल नहीं चल रहा है, अब कम चल के उसका काम चल जाएगा। क्या पार्ट, बीच पार्ट? देखो वो आपने बोला जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम भी बैठो, तुम, मैं चल रहा हूँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट छोड़ो, तुम बैठ लो, तुम ग्राउंड पे, मैं चल रहा हूँ, ये पार्ट समझने में दिक्कत हो रही है क्या? अच्छा तुम चलते कैसे हो ये समझ में आता है कैसे? अपने आप, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम नहीं चल पाओगे, ये समझ में आ रहा है? अच्छा वन लास्ट टाइम, नीचे वाली चीज फ्रिक्शन देने का पर्पस क्या था सुनना। अगर नीचे भी फ्रिक्शन होता तो मैं इंसान और प्लान को सिस्टम बोल रहा हूँ, अगर नीचे भी फ्रिक्शन होता प्लान को मूव करने का पीछे मैंने, तो फ्रिक्शन इस पे आगे लगने लगता, वो एक्सटर्नल फोर्स बन जाता। अगर नीचे ग्राउंड पे फ्रिक्शन होता तो हमने क्या बोला, नीचे फ्रिक्शन है, इसका पर्पस क्या है कि इन दोनों को मिलाऊं तो ये तो इंटरनल में चला जाए, कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं आए, इसलिए नीचे फ्रिक्शन रहती है। ये समझ में आ रहा है? अब मुझे चल रहा है, अब नाउ अंडरस्टैंड, मैं प्लान को धक्का मारूंगा पीछे, ये समझ में आता है? पक्का प्लान मुझ पे आगे मारेगा, ये समझ में आ रहा है? आप प्लान दोनों सेम है ना, ये हमने नहीं बोला। किसी चीज पे फोर्स सेम होता है तो उसका मतलब जरूरी है कि उसका एक्सेलरेशन सेम हो। सर अगर फॉर एग्जांपल आप प्लान लो और उसके नीचे आप ये कर दो क्या कर? पाउडर, अरे भाई ये पाउडर आउडर कहानी है, फ्रिक्शन कम करने की कहानी होती है। प्लान के फ्रिक्शन बन गया, यही है friction। तो मतलब आप जितना उसको पुश करोगे उतना आगे जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, दोनों पे फोर्स सेम है, फोर्स सेम का मतलब कि एक्सेलरेशन सेम होता है। क्यों? मास डिफरेंट हो सकता है ना, प्लान का मास और मेरा मास अलग अलग हो सकता है, दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि बहुत हैवी हो तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, हो सकता है ये बहुत लाइट है उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा, दोनों पे फोर्स सेम है। डोंट कंफ्यूज फोर्स विद एक्सेलरेशन, मास है ना दोनों के पास। जवाब मिल गया? किसी को और डाउट? हाँ आपने बोला एल से थोड़ा कम हाँ, अभी वो उस पर बात करें कितना चलेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, बट कम चलेगा क्यों? क्योंकि ये नीचे वाली चीज खिसकती जा रही है, खिसकती जा रही है तो मुझे पहुंचना एंड पर है, बट अगर वो नीचे वाली चीज खिसकती जा रही है तो मुझे हो सकता है मैं इतना चलूं उतनी जल्दी उसका खिसक जाए, वो कितना है उस पर भी बात कर रहे हैं। जब वेट होगे तब पता चलेगा। क्या देंगे? मास या तो है भाई मास, एक तो सो जाते हो ना बीच में, सीधे बैठ, अच्छा ये टेक्निक का कार्यक्रम करने के सीधे बैठ। प्लीज अगेन I'm repeating, प्लीज अभी ये अभी 2-3 क्लास में ना प्लीज कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। हाँ नहीं अभी ये 1-2-3 क्लास में कहा सब कुछ, जब तक हम कुछ भी बात करें इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऑलवेज, क्योंकि न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल ओनली टू फ्रेम ऑफ ग्राउंड, आई मीन इनर्शियल फ्रेम, है ना, तो सब कुछ अभी ग्राउंड फ्रेम में हो रहा है। अभी किसी को डाउट तो प्लीज पूछो, मैं बोल रहा हूँ नहीं आगे नहीं है, पूछो अभी लग रहा है हु इज मूविंग हाउ, इज इट क्लियर? पक्का? बढ़े आगे सुना जाए। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली हमने बोला लेट्स से ये मेरा ओरिजिन, अगली पोजीशन क्या है, जब ये इंसान यहाँ पहुंचा प्लान पीछे मूव हो चुका है, हमसे वही पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लान कितना है, राइट? लेट्स से प्लान हमारा पीछे मूव हो गया है, तो प्रैक्टिकली हमारा जो इंसान है
वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना मूव हुआ, L माइनस एक्स। ये पूरा L था, ये अगर x हो गया तो कहने से ये हुआ L माइनस एक्स। यहाँ तक कहानी बिल्कुल अच्छे से क्लियर, श्योर, नो तकलीफ। हमने क्या बोला कि हाँ एच को डिस्टेंस चला प्लान प्लान इंसान था, प्लान का अगर प्लान के नीचे से x खिसक गया, अच्छा इसको ये मैंने सेम लाइन बनाई है, ठीक है, तो ये इंसान यहाँ तक पहुंचना था ना उसको, पर नीचे से प्लान पीछे x खिसक गया, तो प्रैक्टिकली उस इंसान को कितना चलना पड़ा, पक्का। हमने क्या बोला, इवेंचुअली जहां पर भी सेंटर ऑफ मास है, जहां पर भी, क्या हमने इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मेरे लिए ओरिजिन का काम यही करना है, उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने उसकी पोजीशन निकाल दी, राइट, और वो कितनी आई थी, m L/2 अपॉन m प्लस h, ये सही है, पक्का। तो मतलब हमारी नई पोजीशन ऑफ सेंटर, सपोज वो पोजीशन है ऐसे ही है, कोई भी रैंडम लाइन बना रहा हूं, थोड़ा सा पहले बना दीजिए, 1 सेकंड छोड़ो, ओके कोई नहीं बड़ा। सपोज इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहाँ था, जब ये मूव कर भी गया होगा, क्या ऐसे सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अभी भी यही होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अब समझना, फिर से एक और लाइन समझना। अगर मैंने ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किसकी आई, इंसान और प्लैंक की मिलाकर सिस्टम, राइट। हमने क्या बोला, अगर मैं इंसान और प्लैंक को साथ में पढ़ूं तो कहना है ये F इंटरनल फोर्स, अगर ये F इंटरनल फोर्स, राइट, अगर हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, देन सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। अब अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी है और अगर वो इनिशियली 0 है, तो RCM कांस्टेंट मतलब सेंटर, या XCM कांस्टेंट मतलब सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो लेट्स ट्राई एंड मैं उसका इजी वे बताऊंगा, पहले ट्राई टू फील दिस, मतलब सेंटर ऑफ मास हमारा वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, ये बात समझ में आ रही है, पक्का, इसमें कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहेगा। अगर ये x मूव करा तो कहने से इसका जो सेंटर ऑफ मास पहले L/2 पर था। अच्छा एक और पता है, मैं और बेटर इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, ये यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है, बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से, नहीं ये तेरे को समझ में आ चुका है, पक्का। मतलब हमारा जो XCM कांस्टेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कहने से उसका नहीं होगा, हाँ यहाँ तक सही है। मैं तो एक ही लाइन में देखो आंसर क्या आता है, जितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम क्या बोल रहे हैं, 0, मतलब डेल्टा एक्स 0, यही बोल रहे हैं। अगर ये इसका मास कितना था, कैपिटल एम, इसका था छोटू एच, राइट। अगर मैं चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0, मतलब कैपिटल एम अगर एक्स से पीछे चला है तो उसका कैपिटल एम इंटू माइनस एक्स, समझना। एक और एक चीज, तो ये चीज सबको समझ में आती है, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, पिछली वाली स्लाइड में कोई डाउट नहीं है। XCM हमने क्या पढ़ा है, M1 X1 M2 X2 अपॉन M1 प्लस X, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एक्चुअली थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बाद जल्दी लिखना सिखाता हूँ तुम्हें, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ तुमसे डेल्टा XCM 0 है, अगर मुझे कोई चीज ये दी गई है, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि डेल्टा XCM इज नथिंग बट M1 डेल्टा X1, जहां अगर मैंने इसमें डेल्टा लगाया तो जो भी चीजें हमारी चेंज हो रही, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं उसको ऐसे भी रीड कर सकता हूँ क्या, पक्का, श्योर, इसमें कुछ नहीं कर रहे, डेल्टा लगाया। डेल्टा एक्सट्रीम 0 का समान। अच्छा हमने क्या बोला, अगर सेंटर ऑफ मास हमारा रुका हुआ है तो उसका जो डेल्टा होगा, कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका डेल्टा हमने सेंटर ऑफ मास के है ना, x इनटू डेल्टा। और अगर ये 0 है, अगर मैं डेल्टा XCM को 0 बोल रहा हूँ तो क्या है, ये 0 में चला गया। मैं भी 2-3 तरीके बताने वाला हूँ, तो सब सारे तरीके समझते हैं। M2 डेल्टा X2 इज आल्सो 0, मतलब अगर हमारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो M1 into डेल्टा X1 प्लस M2 into डेल्टा X2 हैज टू बी इक्वल टू 0, पक्का। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्या, कैपिटल M हमारा पीछे चला गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, पीछे की तरफ x, तो M1 उसका डेल्टा X1 कितना है, माइनस x, M2 कौन है, छोटू m,
इसका डेल्टा x1 कितना है आगे की तरफ प्लस कैपिटल L लिखा है ना उसको। मैं भी बहुत छोटे तरीके बता रहा हूँ और एक और बड़ा भी तरीका बता रहा हूँ। कई बार लोगों को आगे पीछे नहीं समझ में आता है तो उसका भी एक और तरीका बता रहा हूँ। सुनो, हमने क्या किया, अगर सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पड़ा रहेगा तो m1 डेल्टा x1 ये पीछे क्या था, पीछे के लिए माइनस लगाया है ना। कई बार लोगों को ये नहीं समझ आता पीछे आगे कैसे करें, तो उसका भी एक तरीका बताता हूँ। m1 इंटू डेल्टा x1 पीछे था इसलिए माइनस, छोटू वाला m ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ से वो यही पहुंच पाया है, कितना चला है वो m माइनस एक्स, क्योंकि आगे चला है इसलिए छोटू m इंटू प्लस एल माइनस एक्स इक्वल टू 0। हमें x निकालना तो ध्यान से देखो, जो x वाले टर्म को एक तरफ रखते हैं वास्तव दूसरे तरफ, ये माइनस mx है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस छोटू mx, उसको राइट में लेकर जाए तो x कॉमन ले रहा हूँ और लेफ्ट में क्या बचा m इंटू एल। आवाज इसकी अच्छी है ले आना है ओके। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक क्या आ रहा है, पीछे की तरफ कितना आ रहा है, छोटा m l अपॉन m प्लस है। तो जो l/2 तुम्हें लग रहा था ना, वो केवल और केवल तभी होगा जब दोनों के मास सेम है। अगर दोनों के मास सेम हो गए तो नीचे 2m आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तब वो l/2 आएगा, नॉट नेसेसरली ये सेम आए। हाँ हाँ, कि हमें डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हुआ। यस, मैं भी एक और तरीका बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, अलग मेथड पे आ रहा हूँ मैं, पहले एक करके समझते हैं कि क्या क्या अलग मेथड मेरे को कैसे पता है। मैं बताऊँ अलग मेथड का क्या चक्कर है ना, पहले ये फील लेना जरूरी है कि हाउ दे आर मूविंग। मैं बोलूँ किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, मुझे उस वाला मेथड बताने वाला हूँ मैं। अच्छा अभी इसका पता है कि m प्लैंक x पीछे यस, तो उसका अभी हम उसके नए पोजीशन का सेंटर ऑफ हाँ वो वही अगला मेथड वही है। हाँ मैं अगला मेथड उसी पे गया। यस कमिंग जस्ट 2 मिनट, अगला मेथड उसी पे गया। थोड़ा सा बड़ा मेथड है वो, बट लेकिन ना ज्यादा लोगों को इसलिए समझ में आता है कि उसमें दिमाग दिख रहा है, मतलब कौन कहाँ नहीं, बट ऑब्वियसली वो मेथड उसमें लिखते चलेगा उसमें तुरंत आ जाता है कि मतलब जो मैंने अभी इसका यूज नहीं करा है इस प्रॉब्लम। अभी मैंने क्या किया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 करा है। अच्छा देख, दो चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 कर दो, क्यों मूव नहीं कर रहा है, या पहले सेंटर ऑफ मास जो हमने निकाला मूव करने के बाद सेंटर ऑफ मास निकाल ले तो दोनों को बराबर कर दे। किसी चीज का अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसका चेंज 0 होगा, मैं अगर रुका हुआ हूँ तो मेरा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। या मैं ये बोलूं कि मैं अगर रुका हुआ मैं पहले ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास निकालूं फिर सब कुछ हो जाए फिर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं, दोनों को बराबर कर। यहाँ पर मैंने क्या किया कि उसका चेंज 0 करा है, कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए डेल्टा एक्स 0 करा है। एक बार दोनों प्रॉब्लम करते हैं, उसको कंपेयर करके समझिए। दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या लिया, अलग लिया तो आपको यही तो बात करें कि सेंटर ऑफ मास रुका है अपनी जगह पर है, अलग कैसे लिया, मतलब रॉड का l/2 रहेगा और प्लैंक का भी कुछ सेंटर ऑफ मास रहेगा, वो अपनी उसे उसको पॉइंट मास है ना मैन। तो सुने दूसरा प्रॉब्लम सुने एक बार, दूसरा एक सेकंड अभी वही थोड़ा सा विल टेक टाइम। सर एग्जाम दे देना अगर छापना है तो जाके जब तो यहाँ भी छाप होगा तो वहाँ
नहीं एक मिनट, ये खत्म करने दो, जल्दी करो, नोट हो जाएगा। हो गया। 5 मिनट का। सर 2 मिनट है। 2 मिनट है। हाँ 2 बजे। बस बस। सर एक मिनट। 2 मिनट नहीं होता सर। बड़े आगे ये है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, सही है नहीं? हम फटाफट जल्दी जल्दी अच्छी बच्चा नहीं, कल फिर से रिपीट होगा। एक्सेस ये हमारा क्या किया था, कैपिटल एम एल बाई। मुझे इतना पक्का पता लग गया नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन पीछे जा रहा है कौन आगे जा रहा है। हमने बोला लेट्स से दोनों को आगे मान लेते हैं और देखते हैं कि अपने आप को नेगेटिव आता है कि नहीं। आफ्टर सम टाइम लेट्स से प्लैंक मूव कर गया यहाँ पे, ठीक है, और इंसान को कहाँ पहुंचना है, यहाँ प्लैंक मूव करा है एक्स आगे। मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं समझा रहा हूँ कि कई बार लोगों को ये फील नहीं होता जब मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे नहीं पता कि कहाँ मूव कर रहा है, तो मैंने बोला लेट्स से ये आगे मूव कर गया है, इंसान हमारा यहाँ पहुंच गया। ये पक्का मुझे पता लग रहा है, इन दोनों को मैं मिलाऊं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो भी है पहले और बाद में वो कांस्टेंट होगी। हमने पहले वाली निकाल ली है, अब ये निकालते हैं व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब सब कुछ हो गया। इसको लिख रहा हूं मैं फाइनल, एफ लिख रहा हूं, ठीक है। हाँ बोलो, पहले वाला तो अभी ये निकाला यार ना, वो निकाला था ना m1 x1 + m2 x2 करके, उसको इधर कॉपी करें, ठीक है। सुन रहे हैं, अब अगर ये x मूव हो गया तो ये प्लैंक कैपिटल M छोटू m इसका सेंटर ऑफ मास हमारे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अगर ये x है और ये L/2 है तो ये x + L/2 हो जाएगा, इसका प्लैंक का सेंटर ऑफ मास इंडिपेंडेंटली। इंसान ऑलरेडी मूव कर चुका है, ये x और ये L, सही है। तो हमारा नया वाला पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, कैपिटल M इनटू m1 x1 m2 x2 करो, m1 x1 प्लस m2 x2 का काम करना है दिस पूरा अपॉन m1 प्लस m2। This was my initial position of center of mass. This is my final position of center of mass because I don't know where the plank is moving. Can I say xcm initial should be equal to xcm final? ये समझ में आ रहा है? इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ, नीचे वाला डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैपिटल M xcm इनिशियल xcm फाइनल क्योंकि हाँ डेल्टा x 0 बोलो या फिर ये बोलो कि क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो यार ये चीज xcm कांस्टेंट है ना। तो वही बोला ना, जो बोला है पता है। तो xcm इनिशियल में केवल टर्म क्या बचता है m * L/2, नीचे वाला कैंसिल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, कैपिटल M x/2 है, कैपिटल M L/2 छोटू m L प्लस छोटू m x, सही है। कुछ एक कैंसिल हो रहा होगा या ये L और ये सब सेम है, मतलब अभी ना 2-4 लोग बोल ही नहीं बोलेगा क्योंकि भाग जा रहा है इसलिए, ठीक है। गायब x वाले दोनों टर्म साथ में रख रहा हूँ, इस पे ध्यान जा रहा हूँ, तो -ml x कॉमन ले रहा हूँ, कैपिटल M प्लस छोटू m। अब देखो ध्यान से, जो हमने पहले कहानी पढ़ी थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी फील हो गया था कि भाई वो पीछे मूव हो रहा है, तो जब हमने सॉल्व करा था x came out to be पॉजिटिव, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था बाय द फिजिक्स कि मुझे ये पीछे जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आया कि पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है, मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है, बट मैथ्स तो सही हो सकती है। क्या कि हमने पहले सेंटर ऑफ मास निकाला, मैंने उसको आगे करा, नई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाली, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लेना सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को ठीक है, तो हमने सॉल्व करा। वो x नेगेटिव का मतलब क्या है, जो मैंने डायरेक्शन मानी है वो गलत है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता मतलब जो मैंने माना है वो सही है, क्योंकि अभी ऐसा होगा। अगला प्रॉब्लम जो मैं
अगली बारी ठीक है कि दोनों इधर पे भी एक इंसान खड़ा है और इधर पे भी खड़ा है और वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं या बीच में मिल रहे हैं तो कई बार नहीं समझ में आता है तो आइडिया क्लियर है पक्का Yes. ओके चलो रचिता पीछे वाली side. What is this? Thank you.